So we start with the chapter that is the insolvency and bankruptcy code 2016. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. शॉर्ट में इसको कई बार हम ऐसे लिखते हैं आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. वेरी रिसेंट लॉ, इसका रेफरेंस कई जगह आया था एंड नाउ विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचर ऑफ दिस लॉ, that is a consolidating law. Consolidating law means the law which consolidate the different laws. मतलब एक ऐसा लॉ जो कई सारे एग्जिस्टिंग लॉज को एक जगह इकट्ठा कर दे, कंसोलिडेट कर दे. Why we call this law as the consolidating law? There is a reason behind that. इसको consolidating law क्यों कहा जाता है? See, prior to this law, that is IBC 2016, we had different laws to deal with the different entities. If I take the case of, this I am talking about before the enactment of this law. If we talk about companies, अगर एक कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, तो नॉर्मली दैट कंपनी यूज्ड टू बी रेफर्ड अंडर वन लॉ कॉल्ड Sikh Industrial Companies within bracket Special Provisions Act 1985. And popularly that company used to be a Sikh company. तो उसका रिवाइवल कैसे करना है एंड ऑल दैट इस लॉ से चलता था. ना सिक इंडस्ट्रियल कंपनी विदिन ब्रैकेट स्पेशल, शॉर्ट में सीका. इस लॉ को शॉर्ट में सीका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985. इन शॉर्ट वी यूज्ड टू कॉल इट सीका. दैट वाज वन लॉ यूज्ड टू अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. दे यूज्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज सिक कंपनी. फिर इस लॉ के अंदर अथॉरिटीज हुआ करती, अथॉरिटीज को रिवाइवल के लिए बहुत सारे स्टेप लेती थी, बहुत सारी चीजें थी. अच्छा, रिवाइवल अगर ना हो पाए तो वाइंडिंग अप. अच्छा, ये तो किसके लिए? रिवाइवल के लिए. मैं कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं. रिवाइवल तो वाइंडिंग के लिए प्रोविजन कंपनीज एक्ट में थे, कंपनीज एक्ट 2013. इट मीन्स वी हैड दिस लॉ टू डील विद द इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम. और अगर मान लें नहीं रिवाइव कर पाए तो वाइंडिंग अप एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ये मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं. अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी है, अगर वहां कोई इश्यूज आते हैं तो गवर्न बाय एलएलपी एक्ट रिगार्डिंग दिस इंटायर लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट व्हेन सम प्रॉब्लम इज देयर. नाउ इंसॉल्वेंसी कोड है ये, जहां पे कंपनीज में या किसी भी एंटिटी में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, एंड कैसे उसे रिवाइव करेंगे, दैट इज फेसिंग द इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम. और रिवाइवल ना हो पाए तो फिर कैसे बंद करेंगे, उससे रिलेटेड ये लॉ बना हुआ है. तो पहले इस लॉ के पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें थी इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. लाइक कंपनी के केस में एक ये लॉ था रिवाइवल के लिए, नहीं हो पाया तो वाइंडिंग अप एज पर कंपनीज एक्ट. एलएलपी के लिए वी हैड द प्रोविजन अंडर एलएलपी टू रिवाइव दैट, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन क्लोज इट डाउन एज पर एलएलपी एक्ट. और आगे चलें, अगर हम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्पेशली पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते, वी हैड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वी हैव द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. उसमें भी कुछ प्रोविजंस है रिगार्डिंग हाउ टू रिवाइव. अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट के डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म का प्रोविजन है, एंड उस दिन में बताया डिसोल्यूशन सिमिलर टू वाइंडिंग. जो कंपनीज के लिए वाइंडिंग का डिजोल्व, अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो डिजोल्व कर सकते हैं, तो वहां वो एक्ट लग रहा था. इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज है. फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909.
Presidency Towns Insolvency Act 1909. This is one law. Then we have another law, Provincial Insolvency Act 1920. अच्छा, हिंदुस्तान में ना कई सारे प्रेसिडेंशियल टाउन्स हुआ करते थे. द ब्रिटिशर्स हैड द रूल इन इंडिया. आई होप यू मस्ट बी हर्ड ऑफ प्रेसिडेंशियल टाउन्स. जैसे चेन्नई जिसे आप बोलते, पहले मद्रास बोलते थे, तो मद्रास यूज टू बी प्रेसिडेंशियल टाउन, कैलकाटा यूज टू प्रेसिडेंट, बॉम्बे यूज टू प्रेसिडेंट टाउन, और उसके अलावा और जगह प्रोविंसेस बोलते थे. तो जो प्रेसिडेंशियल टाउन थे वहां किसी फर्म या इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी किसके अकॉर्डिंग होती थी? प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909. और अगर इधर इफ इट इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल टाउन, इट इज सम प्रोविंसेस अदर देन प्रेसिडेंशियल टाउन, अदर एरिया बोलते प्रोविंसेस. अगर वहां किसी इंडिविजुअल फर्म की अगर इंसॉल्वेंसी अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, समथिंग लाइक दैट. तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं. टू रिवाइव दैट, नहीं रिवाइव हो तो बंद करने के लिए, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, जो भी नाम है आपको. इस इंसॉल्वेंसी कोड से आने से इससे सारी जगह इंपैक्ट आ गया. इंपैक्ट दो तरीके, इसके अलावा और भी जगह इंपैक्ट आया. इंपैक्ट दो तरीके से आया. कुछ तो लॉ एबॉलिश हो गए, मतलब बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड 2016 some existing laws have been abolished, now they are not in existence. For example, in the context of companies, in order to revive a company facing the financial problem, we had a SICA. Now this law has been abolished. This law is not in existence right now. Impact किसका है? इंसॉल्वेंसी कोड का. कह सकते हैं जो काम पहले SICA के थ्रू था, अब किसके थ्रू हो रहा है? इंसॉल्वेंसी कोड. कंपनीज एक्ट में जो वाइंडिंग ऑफ प्रोविजन थे, दे हैव बीन अमेंडेड. मतलब दो तरह का इंपैक्ट है, या तो लॉ पूरा कर स्क्रैप हो गया, या एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड. आई एम टेलिंग यू द इंपैक्ट ऑफ दिस लॉ इन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क. कंपनीज एक्ट में जो वाइंडिंग ऑफ प्रोविजन मैं बता चुका, अगर आपको याद हो, क्या कंपनीज एक्ट 2013 में जो वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ प्रोविजन वो डिलीट हो गए, उसकी जगह कहां गए? इंसॉल्वेंसी कोड. याद है सेक्शन 59 मैंने बताया था. एंड इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग ऑफ सम चेंजेस आते हैं. याद बताया, इनएबिलिटी टू पे द डेट्स के ऊपर क्रेडिटर जो पिटिशन वो खत्म हो गया. एंड दैट क्या वो भी किसका इंपैक्ट है? इंसॉल्व. मैंने समझा आप बोल रहे क्रेडिटर को इस रूट से आना पड़ेगा, एंड रादर देन आप डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, एंड आप यहां पे रिकवरी के लिए अप्लाई कीजिए अंडर इंसॉल्वेंसी कोड. इट मीन्स इंपैक्ट दो तरह के, या तो कई लॉज अबॉलिश हो गए एंड दे हैव बीन रिपील्ड, या कई लॉज में मेजर चेंजेस आ गए. अब कंपनीज के रेस्पेक्ट में दो तरह के लॉ थे रिवाइवल के लिए, वाइंडिंग के लिए. तो रिवाइवल वाला लॉ तो पूरा एबॉलिश हो गया, एंड अब आप रिवाइवल किसके साथ? अकॉर्डिंग टू आईबीसी कोड. एंड दूसरा वाइंडिंग में भी कई जगह इंपैक्ट आया है. नाउ कम टू एलएलपी. यहां भी कई सारे अमेंडमेंट्स हैं. लॉट ऑफ चेंज थिंग्स हैव बीन अमेंडेड रिगार्डिंग द revival of LLP and the closing the LLP in case it is not working. In the context of individual firm, this act has also been amended, Indian Partnership Act. It is there, but it has been amended. And these two laws have been abolished. Presidency Towns Insolvency Act 1909 and Provincial Insolvency Act 1920, they have been abolished. It means that ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं. एंड इन सब को ये जो चीज, अच्छा ये अबॉलिश कर दिया, ये अबॉलिश कर दिया. इस जो चीज इन एक्ट के थ्रू हो रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म, अब किसके थ्रू होगा? आईबीसी कोड. कोई ना कोई ऐसा होता है कि पुराना कर नया कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो रिप्लेस कर रहा है. तो कह सकता हूं जो ये तो मैं कुछ मेजर बातें बता रहा हूं. इसके अलावा कई सारे अदर एक्ट्स है विच हैव बीन अमेंडेड बिकॉज आईबीसी कोड. एंड इन टोटल 11 एक्ट्स हैव बीन अमेंडेड. 11 है, कुछ तो क्या आप नाम भी नहीं जानते, ठीक है. 11 एक्ट्स हैव बीन अमेंडेड बिकॉज ऑफ द आईबीसी कोड 2016. इट मींस कुछ तो रिपील हो गए, लाइक सीका रिपील हो गया, प्रेसिडेंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी 1920 दिए तो रिपील हो गया, अबॉलिश हो गया, तो अब लॉ है ही नहीं. और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज हैव बीन, लाइक अभी बताया कंपनीज एक्ट में चेंजेस आ गए, अभी बताया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर चेंजेस आ गए, एलएलपी एक्ट के अंदर चेंजेस आ गए, और भी कई सारे. टोटल 11 लॉज हैव बीन अमेंडेड. तो 11 जगह तो अमेंडमेंट्स है 11 लॉज के अंदर, एक्ट्स के अंदर, और कुछ लॉज क्या अबॉलिश हो गए जो आपके सामने है. अच्छा ये सब चीजें जो अबॉलिश है अब वो सारे प्रोविजन का आईबीसी कोड में. एंड जहां जहां जैसे कंपनी जैसे वाइंडिंग वॉलंटरी वाइंडिंग हटा दिया तो उसके प्रोविजन कहां गए? आईबीसी कोड में. तो मुझे बताइए क्या ये एक कंसोलिडेटेड लॉ है? क्या पहले हमारे पास कंपनीज की रिवाइवल करनी है वाइंडिंग अलग लॉज थे, इंडिविजुअल फर्म के अलग थे, एलएलपी के अलग थे. अब
जहां जहां अलग थे सब हटा के सारे एक जगह कहां ले आए, आईबीसी कोड के अंदर। तो कहने दिस एक्ट, दिस लॉ इज एक्टिंग एज ए कंसोलिडेटिंग लॉ एंड वी हैड सो मेनी लॉज फॉर डिफरेंट एंटिटी, कंपनी के अलग है, एलएलपी के अलग है, इंडिविजुअल फर्म के अलग है, बट अब सारी चीजें एक जगह आ गई इन दिस। दिस लॉ इज अ consolidating law. The nature of this law is a consolidating law. I hope this is clear to everyone. Now, मैं पहले इसका नेचर बता रहा हूं, लॉ क्या है और उसके आने से हमारे सिस्टम पे क्या इंपैक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि जब इतने सारे बिखरे हुए लॉज हैं, सब ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारे, तो उससे चीजें स्मूथली चल नहीं रही है। राधा हमें आपको एक सिंगल लेजिस्लेशन बनाना चाहिए एंड विच हैज द एवरीथिंग टू डील विद एवरी इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम, closure of the business, whether it is done in the form company or LLP or some other form or individual form, whatever. तो उससे एक जगह सब कुछ आ गया एंड उसके लिए ये लॉ बनाया गया। दैट्स आइडिया बिहाइंड एंड दैट्स इज अ कंसोलिडेटिंग लॉ, consolidating the provisions in context of different entity, in the context of insolvency, in the context of closure of business. They are all put at one place in the form of IBC Code 2016. IBC Code 2016 it was notified by the government in the official gazette in May 2016. It was notified in the official gazette in May 2016. But major part of this law came into force, in December 2016. Major part, not 100%. जैसे हम बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 was notified in the official gazette on 30th August 2013. याद है, मैंने बता रखा है। लेकिन मेजर पार्ट ऑफ दैट लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2014। याद है, बता रखा है 1 अप्रैल 2000। ऐसे ही नोटिफाइड तो मई 16 में हो गया था, बट मेजर पार्ट ऑफ मेजर इसलिए कुछ प्रोविजन बाद में इफेक्टिव हुए हैं और कुछ अभी भी इफेक्टिव नहीं हुए, कुछ आज तक भी इफेक्टिव होने हैं फ्यूचर में। बट मेजर पार्ट ऑफ दिस लॉ हैज कम इनटू फोर्स ऑन December 16। एंड आपके सिलेबस में ना ये टॉपिक भी बहुत डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा है। इनफैक्ट जितना है मैंने उससे ज्यादा ही अपनी बुक में डाला हुआ है, क्योंकि ये बेवकूफ है, इन्होंने कैसे आपको बना रखा है, कोई टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, सीधे प्रोविजन। भाई साहब पता ही नहीं चलेगा इस लॉ में क्या पढ़ रहे हैं। तो आई नीड टू फर्स्ट में 1-1.5 घंटा तो पहले समझाना पड़ेगा इसमें है कौन कौन, क्या क्या बॉडीज इन्वॉल्व है, कैसे लॉ काम करता है, कुछ नहीं दे रखा है, सीधा प्रोविजन। इन्हें पता है, कई बार लगता है कि इन बेवकूफों से स्टडी मटेरियल लिखवाते हैं, उनको ये नहीं पता कोई टॉपिक को पढ़ेगा, आप आगे का प्रोविजन कट डाउन कर देते, बट बेस तो देना ही पड़ेगा ना कि अल्टीमेटली है क्या, बेस ही नहीं दे रखा। उसका रीजन बता देता हूं। प्रोफेशनल में जब जाओगे ना, तो प्रोफेशनल में ये और इससे रिलेटेड टॉपिक, ये वाइंडिंग अप, ये सब मिला के वहां एक पेपर के अंदर 50 नंबर दे रखे हैं इस टॉपिक पे, प्लस वाइंडिंग अप और उससे रिलेटेड 1-2 चीजें और है जो कंपनी चेक में वाइंडिंग तो आपने पढ़ा था, ठीक है, और 1-2 चीजें और सब मिला के 50 नंबर का एक अलग से पोर्शन बना रखा है। तो फुल फ्लेज चीजें कहाँ ज्यादा, उसमें वाइंडिंग का बताया मैंने, ओवरव्यू है, ये भी क्या है, ओवरव्यू है, इज नॉट, लेकिन जितना है उससे ज्यादा ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड डिटेल में चीजें कहाँ आपके प्रोफेशनल लेवल पे पूरा 50 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है, ऑन दैट। एंड यहाँ पे एक, लेकिन फिर भी थोड़ा एक ब्रॉड, जितना भी पढ़ेगा अंडरस्टैंडिंग तो आनी चाहिए हम क्या है लॉ, एंड कुछ भी नहीं दे रखा, पता नहीं किस तरीके दे रखा है। एनीवे, सो ये आपके थोड़ी सी बैकग्राउंड। दूसरा एक पर्पस और विजन ऑफ द कोड मुझे बतानी होती है, इसमें 2 बातें हैं। एक चीज बताओ, कोई बिजनेस एंटिटी, एनी बिजनेस एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, या गवर्न बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल एलआईसी, यूटीआई बता रखा मैंने आपको, ठीक है, कोई इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कुछ भी, अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो क्या इस बिजनेस एंटिटी के जो क्रेडिटर्स हैं उसके लिए बड़ी परेशानी है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, अगर ये इसमें दिक्कत आ रही तो अल्टीमेट क्रेडिटर्स का पैसा फंस गया। अरे एक तरफ क्रेडिटर्स है और एक तरफ जो एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोमोटर्स वगैरह जिन्होंने बिजनेस सेटअप किया, ये लोग दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि साहब ये ना हो कि साहब इसके इंटेंशन खराब है, इनके राइट अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये इतनी जाति करेंगे बेचारे, इसके लिए परेशानी हो रही है। दिस लॉ इज क्रिएटिंग अ बैलेंस, उसके पीछे रीजन, जो बैलेंस क्रिएट करना जरूरी भी है। अच्छा, अगर इसके इंटेंशन खराब है और ये गलत तरीके से क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को और बैडली इफेक्ट कर रहा है, वो भी गलत। अच्छा, इससे क्या होगा फ्यूचर में, क्या आप क्रेडिटर्स विल बी विलिंग टू लेंड द मनी टू बिजनेस एंटिटी? नो, एंड विल अफेक्ट द बिजनेस ग्रोथ ऑफ द बिजनेस? नॉट। इसलिए इनके इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। इस लॉ में बहुत सारे प्रोविजन क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंड द मनी टू द बिजनेस एंटिटी विच इज फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट।
बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट देम्स पीपल कि एक्चुअली कुछ भी कोई काम हम करते हैं, कोई 100% ये नहीं होता कि साहब ये सक्सेस ही होगा, कभी नहीं होता। कोई बोलते नहीं 100% बेवकूफी वाली बात है, ऑलवेज इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं साहब, रिस्की प्रोपोजिशंस में एंटर करते हैं, लेकिन उससे बहुत ऐसी ऐसी चीजें निकल आती है जो उसने आज तक किसी ने किया नहीं, सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, उससे सोसाइटी में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। बट अच्छा, आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, क्या स्टार्टअप सब इनोवेशन है, इनोवेटिव नए नए आइडिया लेके आ रहे हैं कि साहब ये करें ऐसा करें, तो आपको लगता है हर स्टार्टअप के सक्सेसफुल है? हम तो उन स्टार्टअप के नाम सुनते हैं जो सक्सेसफुल हो गई। मतलब अगर आप 10 स्टार्टअप सेटअप हो तो 1-2 सक्सेसफुल है, बाकी सब फेलियर है। बट इट डजंट मीन दैट वी डू नॉट इनकरेज द स्टार्टअप, बिकॉज जो सक्सेसफुल है समाज में बहुत चेंजेस ला रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिस्करेज कि वी कैन से तो स्टार्टअप होने नहीं चाहिए, नो। इनफैक्ट दैट शुड बी, इनफैक्ट एक कंप्लीट चैप्टर भी पार्ट ए ऑफ दिस पेपर ऑन द स्टार्टअप। इसी पेपर में पार्ट ए में एक चैप्टर स्टार्टअप के ऊपर। अब लेकिन जो स्टार्टअप फेल हो जाएंगे तो वहां पे एंटरप्रेन्योर जिसने सेटअप किया था, अगर वो बॉक डाउन हो जाए कि साहब उसी में फंसा रहे, उसके अगेंस्ट 50 लिटिगेशन हो जाए कि विल द पीपल टेक द चांस टू एंटर इनटू न्यू थिंग्स? नो। क्योंकि वो एक क्या हुआ, एक बेंचमार्क देखो उसके साथ क्या हुआ था, उसने कोशिश की थी और उसका बिजनेस नहीं चला एंड लॉट ऑफ लिटिगेशन, उसको जेल हो गई, फलाना हो गया, टिकना हो गया। विल इट डिस्करेज द पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स? यस और नो? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जहां जब जेन्युइन बंदा है, लेकिन अगर बिजनेस में कई बार कई चीजें नहीं चल पाती है, उसके लिए उसको पूरी लाइफ लॉन्ग परेशान होना एंड ऑल दैट, ये भी सही नहीं है। बिकॉज इससे एक नेगेटिव मैसेज फैलता है, बंदा बोलता है साहब इन झंझट में वो पढ़ा, देखो उसका क्या हुआ, एंड दैट विल गिव अ मैसेज टू अदर्स, वो भी नहीं करेंगे। पर क्वेश्चन है कोई जब करेगा नहीं तो अल्टीमेट सोसाइटी का भी तो नुकसान है कि इधर न्यू थिंग्स आर नॉट बीइंग डन। तो ये लॉ एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि साहब एक तरफ क्रेडिटर के अगेंस्ट कुछ ना हो, ऐसा भी ना हो कि साहब आपको एंटरप्रेन्योर्स आर द प्रोमोटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं, बनाई गई होता ना कई बार, इतना सारा पैसा निकाल लिया प्रमोटर ने और पूरे क्रेडिटर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, या क्रेडिटर के जो राइट्स है उन्हें नहीं मिले, उसको वो भी ध्यान रख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट genuine entrepreneurs, they are not being harassed unnecessarily, and mistakes can always happen, but if it is a genuine mistake, not intentional mistake, no malafide intention, in that case they should also be given some kind of protection. That's a balancing, this law is trying to do that kind of balancing between the two, that is between the entrepreneurs and the creditors. बहुत जरूरी है, बिजनेस सेटअप नहीं होंगे तो कैसे काम होगा, और सेटअप हुए इसका तो ये भी नहीं कि साहब आप रॉन्ग इंटेंशन सेटअप करें एंड दे वर डूइंग द चीटिंग अगेंस्ट द क्रेडिटर, वो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। उस पॉइंट दैट दिस लॉ इज ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड बैलेंस। नाउ कमिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड की, ये कोड कहां कहां किस किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है। Sorry. Is a provision this code, this is IBC Insolvency and Bankruptcy Code 2016, applies number 1 companies, any company incorporated or under any previous company law, सारे आगे। Number 2, any other company governed by any special act, किसकी बात कर रहा है? स्टैच्यूटरी बॉडी, याद है बता रखा मैंने, जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है स्टैच्यूटरी बॉडी कंपनी, ज्यादा को कई लोग स्टैच्यूटरी कंपनी बोल देते हैं, याद है बता, LIC, UTI एंड ऑल दैट, उनकी बात करना। नंबर 3 LLP, ये बता दें कंसोलिडेटेड लॉ इस सब पे लगता है। नंबर 3 LLP। नंबर 4 एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन फ्यूचर। फिलहाल ऐसा कोई बॉडी को है नहीं, बट ऐसा लिख के गवर्नमेंट को ओपिनियन पावर दे दे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो आप उसको भी नोटिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ये लॉ लगेगा। अच्छा कहीं बताओ सर ऐसा क्या हो सकता है, एक चीज छोड़ो, ये जब नहीं था क्या एक नया बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस में आया कि नहीं आया? भाई LLP एक्ट 2008 कोई बहुत पुराना थोड़ी है, 10 साल ही तो हुए हैं। तो जब LLP एक्ट 2008 नहीं था तो डिड वी हैव कंसिडर LLP? नो। LLP ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऑब्वियसली कुछ नई नई चीज आ सकती है, तो उसके लिए लॉ में पहले स्कोप छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि साहब इसके अलावा किसी और बॉडी को नोटिफाई करेंगे तो उस पर भी ये आप लॉ अप्लाई होगा। फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन कम इन द फ्यूचर। अच्छा अगर ध्यान से देखो, यहां तक जितनी दे रखी है सारे बॉडी कॉर्पोरेट से नहीं है, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, स्टैट्यूटरी बॉडी, LLP, वही बॉडी, और फ्यूचर में और जा सकते। तो जितने भी तरह के बॉडी कॉर्पोरेट देखा जाए ब्रॉडली सबके ऊपर लॉ लग रहा है।
एंड लास्ट में लिखा हुआ पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, उस पर भी लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं इनसे रिलेटेड जितने भी पहले से लॉज थे उनमें कुछ स्क्रैप हो गए रिगार्डिंग द रिवाइवल, क्लोजर, ऑल दैट, कुछ में अमेंडमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब ये लॉ सारे बॉडी को पे लगता है, इसके अलावा इंडिविजुअल्स एंड फॉर्म्स है, और सारे बॉडी का सब कुछ है, कंपनीज आ गई, स्टैट्यूटरी बॉडी आ गई, एलएलपी आ गई, और फ्यूचर में और भी कोई बॉडी को गवर्नमेंट नोटिफाई करे, और साथ में किस पे, पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल्स। तो दैट इज द, इसलिए अब पहले क्या था सबके अलग अलग, ये बता दें जो प्रेसिडेंसी टाउन्स वो सिर्फ इंडिविजुअल फर्म्स के लिए था, ज्यादा मैंने ऐसे लिख के बताया था। एंड लेकिन अब क्या, वी हैव वन लॉ डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ एंटिटी, कि अगर इनके यहाँ कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं तो उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, सब कुछ किसके होगा, अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अभी अखबार में एक चर्चा है आईएलएफएस का, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। आईएलएफएस एक कंपनी है, सुना कि नहीं, अखबार में काफी चर्चा है, एंड उसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो मैटर हैज बीन रेफर्ड अंडर दिस लॉ, मैटर हैज बीन रेफर्ड अंडर दिस लॉ। तो आप ये लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट नजर आने लगा कि सारी एंटिटी ही आ रही है, और पहले एक ही एंटिटी के लिए एक ही लॉ था, वहां भी मल्टीपल लॉज थे। और अभी बताया पहले एक एंटिटी के लिए एक लॉ था, मल्टीपल थे। अभी कंपनी वाइंडिंग में जाना कंपनी के हिसाब से, रिवाइवल का है सीका, अगर आप प्रेसिडेंशियल टाउन में रहते तो प्रेसिडेंशियल टाउन, अगर आप प्रोविंशियल में रहते प्रोविंशियल, इसका एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए भी तो एक लॉ थोड़ी था, इतने सारे थे। अब तक सारी एंटिटी के लिए सारे तरह के लॉ रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड क्लोजर सब एक ही जगह आ गया। इसका तो ऑब्वियसली बहुत ह्यूज इंपैक्ट है, वो सारी चीज यही इकट्ठी हो गई, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। और जब से लॉ आया इसका बड़ा मेजर इंपैक्ट सोसाइटी में है। नाउ इस कोड में आईबीसी कोड 2016 इट हैज गॉट 255 सेक्शंस, टोटल 255 सेक्शन, एंड ये कोड ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। इट इज मेड ऑन सम मैटर कवर्ड इन यूनियन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लिस्ट में है तो क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, कुछ प्रोविजन इस लॉ के जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते। अच्छा, दो बातों में बहुत फर्क है, ये कहना कि ये लॉ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता वो एक अलग बात है, ये कहना कि जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है बट कुछ प्रोविजन नहीं लगते। इट मीन्स दैट दिस लॉ अप्लाइज ऑन होल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, and only exception is that some provision of this law they don't apply on the state of Jammu and Kashmir, otherwise the entire law applies on whole of India. इसी लॉ के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 238, टोटल कितने सेक्शन है, 255। 238 में एक बात लिखी हुई है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ। क्या मतलब हुआ, एनी लॉ मतलब क्या, पूरे कंट्री में जितने भी लॉज हैं, अगर मान लिया वो लॉज और इस लॉ के प्रोविजन में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, प्रिवेल क्या ये बहुत पावरफुल लॉ है, इसका था आप सोचे कि हम कोई और लॉ का सहायता लेके इसको इससे बच जाए, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको इतना बता, इसलिए बोलते इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। एंड ये नॉट विथ स्टैंडिंग बोला, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लॉ हैं उनके प्रोविजन और इस लॉ के प्रोविजन कॉन्ट्रडिक्शन कभी हुआ, दिस लॉ इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर द अदर लॉ which is contradicting with the provisions of insolvency code. So that's why don't you think it's a very important। अच्छा, ऐसा नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज लगाने से क्या पता लग रहा है, क्या लेजिस्लेचर है गिवन दिस लॉ लेस इंपॉर्टेंट, वेरी हाई इंपॉर्टेंट, वेरी हाई इंपॉर्टेंट, कि साहब इसलिए लगाया है कि साहब सेक्शन 238 में लिखा हुआ है कि साहब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी लॉ है उसके साथ ये लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्लैश करेगा, प्रोविजन ऑफ दिस लॉ इज गोइंग टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द अदर लॉ। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि लॉ क्या है, कहां कहां अप्लाई होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस लॉ इनटू द एग्जिस्टेंस। नाउ एक टॉपिक हम स्टार्ट करें, स्कीम ऑफ द कोड। देखिए क्या चीज, स्कीम ऑफ आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006। स्कीम इज ओवरऑल स्ट्रक्चर, किस तरीके से यहां क्या क्या अथॉरिटीज है, कैसे काम करता है लॉ, दैट इज स्कीम ऑफ द कोड। Regarding the scheme of the code, सबसे पहले एक चीज देखिए यहां पे, इस लॉ के अंदर एक अथॉरिटी है, उसका नाम है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया।
In short, we call the IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI. क्लियर? ये इस लॉ के अंदर सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, इन द सेंस दैट सब चीज इसके साथ लिंक हो रखी है. एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड विद द IBBI. एंड यहां पे मैं 3 तरह की बॉडी के बारे में बात करूंगा. एक का नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इन शॉर्ट वी कॉल इट द IPA. ये क्या होता है मैं बताऊंगा. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इन शॉर्ट वी द IPA. Number 2, we have insolvency professional. That is IP. Number 3, information utility. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरह की चीजें हैं अंडर दिस लॉ. One is insolvency profession in the IPA, second is insolvency profession, third is information utility. एंड इन सब को जोड़ा किसने, सब किससे कनेक्टेड है? IBBI. ये सेंट्रलाइज बॉडी है. इट मीन्स पहली बात, चाहे IP हो, चाहे IP हो, चाहे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड विद IBBI. The बिना रजिस्ट्रेशन कराए यू कैन नॉट फंक्शन एज द IPA और द IP और बाय द IU, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. फर्स्ट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द IBBI. इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन के लिए जब ये अप्लाई करते होंगे, क्या IBBI कुछ नॉर्म्स होंगे कि अगर आप ये नॉर्म्स कंप्लाई करेंगे देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है. तो पहले तो एक चेक एंड कंट्रोल ये हुआ कि साहब गलत तरह के लोग आपको यहां पे एंटर नहीं कर सकते. दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द IBBI. 3 तरह की बॉडी, इनका फंक्शन बताऊंगा क्या फंक्शन है, IPA क्या करता है, IP क्या करता है, ऑल दैट. बट दे ऑल नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द IBBI. एक्चुअली इस पूरे लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन. वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द IP. कैसे? एक सिचुएशन देखते हैं, ध्यान सुनिएगा. मान लिया कंपनी है एंड दैट कंपनी स्टार्ट फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. जैसे अभी IL&FS का केस लेते हैं, अभी जैसे एकदम रिसेंट जो अखबारों में जिसकी चर्चा है. इस एक्ट के अंदर बोलते हैं साहब किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का इश्यू होगा तो मैटर NCLT हैंडल करेगा. और अगर इंडिविजुअल फॉर्म का, बॉडी कॉर्पोरेट सब आ गए, अभी वो 4 कैटेगरी जो पहले बताई थी, और इंडिविजुअल ऑफ फर्म का केस होता है DRT, डेट रिकवरी. याद है मैं बीच में कंपनी लॉ में भी कहीं मैंने बताया था, मैं भी बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में. तो मान लिया IL&FS केस है, कहां आएगा? DRT का, सॉरी NCLT के पास. बताए, इसलिए NCLT इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. NCLT का रूल कंपनी जैक्ट के अलावा यहां भी हुआ है. अब ये कोई डिफरेंट NCLT नहीं, वही NCLT है. ये मत समझना कि कोई डिफरेंट है, वही NCLT है. NCLT इसलिए बोलते हैं ना, सब ये सब बड़ी चीजें ना आपस में इंटरलिंक हो रखी है. NCLT अच्छा, NCLT अथॉरिटी का क्रिएशन कंपनी के हिसाब से हुआ, बट इट रोल टू प्ले नॉट ओनली अंडर दैट लॉ बट ऑल्सो अंडर दिस लॉ. क्रिएशन लेके किसके थ्रू हुआ है? कंपनी के हिसाब से. अच्छा, यहां पे NCLT के सामने IL&FS का केस गया, तो NCLT के सामने से सारी आर्गुमेंट, सारा केस प्रेजेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ IL&FS या एनी बॉडी कॉर्पोरेट यू कैन टेक. दैट पर्सन विल बी कॉल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करेगा? IP. दैट बॉडी पर्सन विल बी कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन. वो एक्चुअली वो प्रेजेंट करेगा. अब ये सवाल था साहब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन कौन होगा? ये लॉ बोलता है कि साहब प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CWA एंड प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, चारों को अलाउड है टू बिकम द IP. लेकिन उसके लिए यू हैव, ध्यान सुनिएगा, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द IBBI. किससे रजिस्टर करना पड़ेगा? IBBI. एंड यू हैव टू ऑल्सो इनरोल द मेंबरशिप ऑफ, यू हैव ऑल्सो टेक द,
you have to enroll yourself as a member of some IPA. किसका मेंबर बनना पड़ेगा? IPA का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। इसका बाद दो बातें हो गई आईपी के ऊपर। एक तो यू हैव टू गेट द मेंबरशिप ऑफ आईपीए एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद हुम, आईबीबीआई। किसके पास रजिस्टर करना पड़ेगा? आईबीबीआई के पास अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ अब ये आईपीए क्या है? ये लॉ अलाउ कर रहा है आईसीएसआई हमारा इंस्टीट्यूट, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इंडिया एंड अदर बॉडीज, वो अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है एंड इट शुड बी सेक्शन 8 कंपनी। आप जानते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी, और उसका रजिस्ट्रेशन कराए अंडर कंपनीज एक्ट विद सेक्शन 8 कंपनी, वो आपकी आईपीए होगी। जैसे आईसीएसआई ने ऑलरेडी एक आईपीए बना रखा, उसका नाम ही है आईसीएसआई आईपीए। नाम क्या है उसका? जिसे पता लग जाए इसका प्रमोटर कौन है, आईसीएसआई और आईसीएसआई आईपीए। अच्छा, आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं लग रहा? सेक्शन 8 कंपनी। अब आपको कंपनी लॉ से रिलेट कर सकते हैं, उसका नाम ही क्या है? आईसीएसआई आईपीए। इंसॉल्वेंसी ऐसे सीए नहीं बना रखी है, सीडब्ल्यू ऐसे आपको, ठीक है। अच्छा, आज कोई प्रैक्टिसिंग सीएस है और वो आईपी बनना चाहता है, बताना कौन कौन बन सकता है? प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीडब्ल्यू एंड लॉयर्स। तो अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीएस है और वो आईपी बनना चाहता है, तो आप बिना आईपी बने यू कैन नॉट रिप्रेजेंट द केसेस बिफोर एनसीएलटी एंड ऑल दैट, वो सब बता रहे हैं सब। पहले यू हैव टू बी आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप ऑफ द आईपी लेनी, जैसे उसको किसकी मेंबरशिप? आईसीएसआई आईपीए की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। देखो यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपका रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आईसीएसआई, और आईसीएसआई ने उसके लिए एक आईपीए क्या बना रखी है? आईसीएसआई आईपीए, सेम सीए वालों ने बना रखी है। तो आपको किसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आपके लिए वो आईपीए कौन है? आईसीएसआई आईपीए। ऐसे सीए वालों के लिए आईसीएआई आईपीए, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आप जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ पहले एलईडी क्राइटेरिया, आपको इतने साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू मस्ट बी अ प्रैक्टिसिंग सीएस फॉर सो मेनी इयर्स। ऐसा नहीं कि हर प्रैक्टिसिंग सीएस आ जाता है पहले ही। नंबर 2, हैव टू क्लियर एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द आईसीएसआई आईपीए। दो बातें हो गई, एक तो पहले बेसिक हिसाब इतने साल से आप प्रैक्टिस में, और दूसरा एक एग्जाम होगा, उसका रीजन है। अच्छा, जब आपको आईपी का स्टेटस दे देंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, समझ रहे हैं सबको? मैं पूरा एकदम आराम समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, क्योंकि होता है बिना अभी कुछ नहीं दे रखा इस बुक में। मैंने उनको लगा थप्पड़ मारने दिए थे, ऐसे क्या भगवान के बच्चे के अपने समझ आएंगे? कुछ नहीं दे रखा। मतलब बोला किन गधे ने लिखा है स्टडी मटेरियल, बोला तू समझ के दिखा दे ऐसे अपने आप। कई बार लगता है क्या ये लोग लिखते हैं, इनको क्या मतलब नहीं है। अब फिर सोचते हैं बच्चों को तुम क्या लिख रहे हो, कुछ स्ट्रक्चर तो बताओ, लॉ कैसे काम कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा। देखिए व्हाट आई एम सेइंग दैट, वो तो हम क्या प्रोफेशनल में पढ़ाते तो मेरे लिए बहुत आसान है, जस्ट नॉट ए लेकिन क्वेश्चन ही उनके लिए, उनको तो आपकी स्टडी में एग्जीक्यूटिव बच्चे थोड़ी प्रोफेशनल स्टडी मटेरियल पड़ेगा। देखिए व्हाट आई एम सेइंग दैट, आप जब एनसीएलटी के सामने किसी कंपनी केस प्रेजेंट करोगे और आपको इस लॉ, अच्छा जो भी केस प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होगा, और आपको इस लॉ की जानकारी ठीक नहीं है, तो आप कैसे केस प्रेजेंट करोगे? तो ये हम एग्जाम के थ्रू चेक करेंगे आपको इस लॉ की जानकारी है या नहीं है। इसका तो जो लोग भी एग्जाम में अपियर किया उनको भी इंसॉल्वेंसी कोड बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, ये सुनो, बिकॉज़ इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू डोंट नो व्हाट दिस लॉ इज ऑल अबाउट। इसके अकॉर्डिंगली सारा काम होगा ना। एनसीएलटी में भी केस आएगा, ये इंडिविजुअल फर्म का केस है, डीआरटी के सामने प्रोविजन तो इसी लॉ के चलेंगे ना, बट एक्चुअली आईबीसी कोड के बारे में आपकी जानकारी नहीं है और हम आपको आईपी बना दें तो कैसे करोगे काम? तो उसके लिए एग्जाम रखा गया, यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम एंड इसका तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आईपीए की। मेंबरशिप लेने के लिए दो बातें, कुछ सर्टेन कंडीशन है कि इतने साल से आप प्रैक्टिस में। नंबर 2 दैट यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द आईपीए। आपकी जो भी कंसर्न आईपीए, सीएस वालों के लिए आईसीएसआई आईपीए और सीए वालों के आईसीआई, सबके अपने अलग है। आपको उसके एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, क्लियर कर लेंगे उसके बाद ये तो हो गया मेंबरशिप मिल गई। एग्जाम क्लियर होने के यू हैव गॉट द मेंबरशिप ऑफ द आईपीए, देन यू अप्लाई टू द आईबीबीआई फॉर रजिस्ट्रेशन and then you are allowed to function as a, once you get the registration then you are allowed to function as a IP। अच्छा, इसका मतलब जो आईपी है क्या उस पर डबल चेक है? एक तो मेंबरशिप किसकी लेनी पड़ी, किसकी? आईपीए की। दूसरा किससे रजिस्टर करना? आईबीबीआई। एंड जो डबल कंट्रोल है, डबल कंट्रोल है। अब कह सकते हैं जिसको ये मिला जो आईपी बन गए, कह सकते हैं उनको अच्छा वो खासा चेक करके बनाया है कि नाउ इंटायर थिंग बिफोर एनसीएलटी और डीआरटी गोइंग टू हैंडल हुम बाय द आईपी। दैट्स आइडिया उसका। अब बताइए, लेकिन आईपी का काम करने के लिए क्या बीच में आईपीए भी चाहिए? हाँ या ना? तो आईपीए के फंक्शन में एक फंक्शन ही होगा टू इनरोल एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द आईपी
कंडक्ट देयर एग्जाम, ये सुनो, प्रोवाइड द मेंबरशिप, ये सुनो, ये सब किसके काम है? आईपीए के। तो क्या उसके लिए हमें आईपीए भी चाहिए? ये सुनो, तो मैंने मेन चीज आईपी है, और आईपी के साथ बहुत सारी जुड़ी हुई था, आप जो आईपी उसके साथ कनेक्ट हो गए। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो जितने भी प्रैक्टिसिंग सीएस जो एक एलईडी में फिट हो रहे हैं, जिन्होंने आईसीएसआई आईपी एग्जाम क्लियर कर लिए एंड दे हैव गॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद आईबीबीआई, वो क्या बन गए? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो देखना अपने नाम के आगे ना बोलो क्या कर रहे हैं, अपने नाम के आगे जो क्वालिफिकेशन लिखते हैं ना, FCS एंड ऑल दैट, साथ में ये भी लिखने कॉमा आईपी, मतलब क्या? नाउ दे आर आल्सो इंसॉल्वेंसी, वो भी देखा आपको क्या कर, एंड दे आर आल्सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मुझे मिला एंड इज ए कॉर्पोरेट लॉ लॉयर। बोला यार आईपी का अभी तक अभी लिया नहीं है, आईपी और कॉर्पोरेट लॉ में आप डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या कंपनी जो सब आते हैं, एंड ही सेड दैट कि मुझे आईपी बनना है, लेकिन आपको मुझे इंसॉल्वेंसी कोड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। तो उसको पता लगा मैं कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ाता हूँ, तो मेरे पीछे पड़ गया, साहब कुछ गाइड कर दो, कुछ बता दो। ठीक है, मुझे एग्जाम पास करने हैं, एंड बिकॉज तो आईपी नहीं बनूंगा तो जितने की, अच्छा अभी तक, अच्छा तो जैसे वाइंडिंग केस है या अदर चीजें हैं, अच्छा डिसोल्यूशन अब किससे थ्रू होता है? एनसीएलटी। पहले किससे थ्रू होता है? कोर्ट में लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, ही इज अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ही वाज अलाउड। लेकिन अब वो एनसीएलटी में आ गया, और एनसीएलटी में इस एक्ट के थ्रू आना है तो क्या बना होगा? आईपी। तो उसका तो जो क्लाइंट जब सब निकल जाएगा यहाँ से, अगर वो आईपी नहीं बनेगा तो एक्चुअली ही कैन नॉट प्रैक्टिस बिफोर द एनसीएलटी एज पर दिस लॉ, ही कांट प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी आईपी। और जब वो आईपी नहीं बनेगा तो क्या होगा? जितने क्लाइंट्स हैं सब क्या हाथ से निकल जाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस में फर्क पड़ जाएगा। ही वाज सेइंग दैट कि मुझे थोड़ा गाइड कर दो कि आईबीसी कोड के बारे में थोड़ा बता दिए क्या क्या चीजें हैं, एंड सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एंड वंस आई क्लियर दैट एग्जाम देन आई विल बी रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। रजिस्ट्रेशन तो प्रोसीजर चीज है, मेन चीज तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, एंड देन आई विल बी ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट द केसेस बिफोर द एनसीएलटी एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर। इनके ऊपर काफी डिपेंडेंसी है हिसाब, लेकिन इसलिए इनको सबको हम अलाउ नहीं कर रहे, एंड वी आर डूइंग द प्रॉपर स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस ऑल दैट, एंड प्रॉपर फिल्ट्रेशन के बाद ही अलाउ करें टू समवन टू एक्ट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। क्लियर है? अच्छा, ये किसकी मेंबरशिप लेते हैं? आईपीए की। और रजिस्ट्रेशन किसके साथ कराते हैं? आईबीबीआई। आईपीए इज ऑल्सो रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई, मतलब ये सेंट्रल सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है, आईबीबीआई के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। आईपीए सेक्शन 8 कंपनी है, तो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराइए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 करने, और साथ में किससे रजिस्ट्रेशन कराइए? विद द आईबीबीआई। तो वो तो जनरल बात हो गई, एक कंपनी बना के सेक्शन 8 कंपनी बना के, पर साथ में आप क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे, एंड वहां पे सेंट्रलाइज बॉडी कौन है? आईबीबीआई। जो भी काम करेंगे अल्टीमेटली उनको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? आईबीबीआई। तो आईपीए हैज टू आल्सो गॉट रजिस्टर्ड विद द आईबीबीआई। इधर ओके? अब देखिए तीसरी बात, अब हम यहां थे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। आज के दिन अगर कोई, चाहे इंडिविजुअल हो, फॉर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, एनी काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये लॉ तो सब पे लग रहा है, अगर वो कुछ बोरिंग्स करते हैं किसी बैंक से, लोन ले रहे हैं, समझ लगे, तो इमीडिएटली बैंक इसकी जानकारी एक बॉडी को देता है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, नेम ऑफ बॉडी, उसको देता है इंफॉर्मेशन। वहां पे फ्यूचर में अगर मान लिया बैंक को पैसे रिकवर करने में दिक्कत हो रही, कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, जो भी बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है, बैंक इसकी जानकारी किसी आई हो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इफ द बैंक इज टेकिंग सम स्टेप और एनी क्रेडिटर इज टेकिंग स्टेप टू रिकवर द मनी फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर, इसकी जानकारी, स्टेप तो बाद में लेंगे, पहले जानकारी किसको देंगे? टू द आईयू। इसका मतलब क्या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो बॉडी है, क्या वहां पे आपको एनी काइंड ऑफ बोरोवर के रिस्पेक्ट में सारी जानकारी अवेलेबल है कि साहब किसने क्या बोरो किया, किससे बोरो किया, क्या टाइम से आप रीपे कर पाए, नहीं कर पाए तो सामने वाले क्रेडिटर ने आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया, एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद दिस बॉडी। अच्छा, ये मैंडेटरी कर देगा, आपको सब इंफॉर्मेशन यहां पे देना है। अच्छा, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि अगर मान ली, अच्छा क्या हो सकता है, एक कंपनी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करे, कैन देयर बी मल्टीपल क्रेडिटर? कैन देयर बी मल्टीपल क्रेडिटर? यस। अच्छा, एक क्रेडिटर को ये समझना हो कि साहब इस कंपनी जिसको हमने लोन दे रखा है उसके रेस्पेक्ट और कौन कौन से क्रेडिटर हैं, वहां क्या इश्यू चल रहा है, किस लेवल पे बात चल रही है, कहां से पता करें? आईओ। तो ये सेंट्रलाइज बॉडी जहां सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा? सबको बात पता लग रही है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नहीं तो अदरवाइज ऐसे कोई बॉडी ना हो तो क्या होगा? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक को पता है दूसरे को नहीं। अच्छा, उससे क्या होगा? डिस्प्यूट बढ़ेंगे। अच्छा, एक क्रेडिटर ने क्या किया, आपको उसको पता है, उसने इतना ज्यादा रिकवरी की है, तो अपना तो राइट जितना उससे ज्यादा ले लिया, क्या उस प्रोसेस में क्या होगा? दूसरे क्रेडिटर के राइट पे क्या होगा?
बैड इफेक्ट आ जाएगा। टू क्रिएट दैट बैलेंस एक बॉडी बनाई, आईओ बोला कि वहां सब इंफॉर्मेशन होगी, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, चाहे फाइनेंस देते समय, रीपेमेंट के समय, डिफॉल्ट हुआ, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, सारी मतलब करना बाद में, पहले इन्फॉर्म किसको करना है, आईओ को। उससे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज बॉडी को जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, एंड वहां से इसे क्या सब लोग एक सेम इंफॉर्मेशन लेवल पे आ गए, एंड जैसा पब्लिक इंफॉर्मेशन कोई भी वहां से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, मना नहीं की जाएगी, एंड दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस बॉडी। एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द IBBI। इसका भी रजिस्ट्रेशन किसके पास होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं IBBI बीच एक सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है, और सारी चीज उसके साथ जुड़ी हुई। एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा थोड़ा सा आपको और बेटर समझाने के लिए। कैपिटल मार्केट में हु इज अ सेंट्रलाइज रेगुलेटर, सेबी। जैसे सेबी है वैसे यहां पे IBBI, जस्ट लाइक वी हैव सेबी हियर, वी हैव IBBI। क्लियर? अच्छा, क्या IBBI केस डिसाइड करता है कि साहब इंसॉल्वेंसी है तो क्या है, ये कौन डिसाइड करता है? वो अलग है, वो कौन डिसाइड करता है? ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेकिन डिसाइड NCLT या DRT डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कॉर्पोरेट है या इंडिविजुअल फॉर्म है। ऐसे कैपिटल मार्केट में सेंट्रलाइज एग्जीक्यूटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव रेगुलेटर इज अ सेबी। क्लियर? क्या कैपिटल मार्केट में बहुत सारी इंटरमीडिएट है, बता रखा, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, ऑल दैट। सेबी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 12, जो बोलता है साहब कोई भी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट है, बिना सेबी से रजिस्ट्रेशन कराए आप काम नहीं कर सकते। इसे उन सबको काम, अच्छा काम कैपिटल मार्केट में सेबी कर रहा है या इंटरमीडिएट कर रहा है? इंटरमीडिएट। लेकिन फॉर डूइंग दैट दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। सेबी कंट्रोल रहेगा। ये सुनो, क्या सिमिलर सिचुएशन है? जैसे ये वहां पे सेबी यहां कौन है, IBBI। काम तो ये कर रहे हैं, काम तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कर रहे हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कर रहे हैं, लेकिन इनको काम करने के लिए अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन किसे करना पड़ेगा? और एक और बात, जो चीज यहां पे है, मैं ऐसे एक कंसेप्ट और बताता हूं आपको। राइट नाउ सेबी डायरेक्टली रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट राइट नाउ, बट फ्यूचर में एक कंसेप्ट आपको आने वाला है, ऑलरेडी एक कंसेप्ट पे काम हो रहा है, एंड उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO। अच्छा, एक सिचुएशन देखिए आप, अगर अजय मर्चेंट बैंकर्स हैं, वन ऑफ द कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट, जितने भी मर्चेंट बैंकर्स हैं, दे आर ऑल बीइंग डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है तब काम, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी सेबी उनको रेगुलर वॉच करता है वो क्या कर रहे हैं। अगर वो गलत करें तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, सेबी कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट। ये नहीं कि आपको एंट्री मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद भी सेबी कैन do the inspection of their books of account record, and if the need arises that SEBI can take some kind of action against the any capital market intermediary। लेकिन एक चीज देखो, आप इतनी सारी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट और डायरेक्टली सेबी रेगुलेट कर, अच्छा वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ रही है, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट एकदम बढ़ रही है। अच्छा, किसी जमाने में डिपॉजिटरी होता था हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक मोड का शेयर करना, तो जो आप जो इलेक्ट्रॉनिक मोड कंसेप्ट आया तो क्या डिपॉजिटरी कंसेप्ट आया, NSDL, CDSL। अच्छा, इसका था एक नई वेराइटी आ गई, तो ऐसे वेराइटी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट वो भी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट होता है। ऐसे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ रहे हैं, वेराइटी। अच्छा, हर एक टाइप में नंबर बढ़ रहा है। पहले मान लिया टोटल हिंदू था 20 ही मर्चेंट बैंकर है, अब 30 हो गए, 35। नहीं, बॉडी जा रही है साहब हम भी ये काम करेंगे। इनमें एक तो वेराइटी बढ़ रही है, दूसरा क्या हो रहा है, हर एक के अंदर नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ओवरऑल सेबी का बर्डन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑल दीज आर बीइंग डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द सेबी। तो एक प्लानिंग कंसेप्ट, एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है सेल्फ रेगुलेटिव। क्या होगा देखिए, मैं समझाता हूं। एक सेक्शन 8 कंपनी बनेगी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, फॉर वन टाइप ऑफ कैपिटल, आई मीन वन टाइप। तो अगर टोटल 25 तरह के इंटरमीडिएट टाइप, नॉट नंबर, तो 25 आपको सेक्शन 8 कंपनी बनेगी अलग अलग। मान एक सेक्शन 8 कंपनी बनी रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकर्स। क्लियर? जितने भी मर्चेंट बैंकिंग काम करना चाहते हैं, दे ऑल हैव टू बी रजिस्टर्ड हियर। आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी सेक्शन 8 कंपनी की, आपको सेबी रेगुलेट नहीं करेगा। अब देखिए, उस सेक्शन 8 कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे,
उसके अंदर बंदे भी आपको मर्चेंट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अच्छा, ये सेक्शन 8 कंपनी जब मेंबरशिप ग्रांट कर रही है कि बिना मेंबरशिप लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन 8 करिए, आप मर्चेंट बैंक काम नहीं कर सकते। मैं मर्चेंट बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं, सेम विद एवरी काइंड ऑफ कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट, सबका अलग अलग अंडर राइटर कैसे चलेगा, सबका अलग अलग सेक्शन 8 कंपनी बनेगी फॉर वन टाइप वन सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, यहां पे मान लिया 30-35 मर्चेंट बैंकर्स के मेंबर हैं और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी मर्चेंट बैंकर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये कंपनी किसको रेगुलेट कर रही है? मर्चेंट बैंकर्स को। अच्छा, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बोर्ड में जो बैठे वो रेगुलेट कर रहे हैं, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है, और वो कौन है? मर्चेंट बैंकर्स के रिप्रेजेंटेटिव। क्या सेल्फ रेगुलेशन हो गया? ये सुनो, रेगुलेट कौन हो रहा है? मर्चेंट। कर कौन रहा है? मर्चेंट बैंकर। क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी सेक्शन 8 कंपनी क्या बोलेंगे? सेल्फ रेगुलेटरी हो गया, बोलेंगे SRO, सेल्फ, बिकॉज रेगुलेट भी वही हो रहा है और रेगुलेट करने वाला भी वही है। रेगुलेट कौन हो रहा है? मर्चेंट बैंकर। एंड हु इज रेगुलेटिंग? ये कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है और इसके बोर्ड में कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मर्चेंट बैंकर। इट मींस क्या इस तरह की सेक्शन 8 कंपनी को हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग द सेल्फ रेगुलेशन, जो द पर्सन हु आर बीइंग रेगुलेटेड एंड द पर्सन हु इज रेगुलेटिंग आर वन एंड द सेम, एंड दैट्स व्हाई इस तरह की कंपनी को बोलेंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। होगा क्या? जितने मर्चेंट बैंक है वो इसकी मेंबरशिप लेंगे, सेबी से भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन डायरेक्टली सेबी उनके कामकाज को नहीं देखेगा। उनके कामकाज में नजर कौन रखेगा? उनकी SRO। और इन SRO पे कंट्रोल कैसा होगा? सेबी का। कैसा कंट्रोल होगा? सेबी का। अब देखो एक लेयर बन गई, अभी एक तरफ मर्चेंट बैंकर है, इधर सेबी, डायरेक्टली कंट्रोल पे अभी फिलहाल ही हो रहा है, लेकिन बीच में आपके फ्यूचर में क्या होगा? भाई यहाँ पे मर्चेंट बैंकर बीच में एक SRO की सेक्शन 8 कंपनी, वो इसको रेगुलेट कर रही है सारे मर्चेंट बैंकर को, और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी। क्या सेबी का काम आसान हो जाएगा? ये सुनो, तो कैसे लेयर्स को क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ और वहां पे लोग क्या करेंगे जो मर्चेंट बैंकिंग काम करना चाहते हैं? एक तो मेंबरशिप लेंगे इसकी सेक्शन 8 कंपनी जो है आपकी SRO है, और साथ में रजिस्ट्रेशन किसे कराएंगे? सेबी से। मुझे बताओ, जो चीज की तैयारी यहां हो रही है, क्या ये चीज हमने यहां ऑलरेडी कर ली है? आया ना? सेबी की जगह कौन है? IBPI। किसी को IP का काम करना है, क्या मेंबरशिप में तो IP लेनी पड़ेगी? अच्छा, वो IP क्या? हमारा इंस्टीट्यूट ICI। अच्छा, हमारा इंस्टीट्यूट भी क्या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है? सोच के देखो, कैपिटल मार्केट रिलेटेड नहीं है। अच्छा, आवर इंस्टीट्यूट इज रेगुलेटिंग होम कंपनी सेक्रेटरी, ये सुनो, एंड इंस्टीट्यूट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ICI बॉडी कॉर्पोरेट है, ये सुनो, अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। ICSI के बोर्ड जो ICSI के जो सेंट्रलाइज बॉडी है, जो टॉप गवर्निंग बॉडी है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेंबर। क्या नाम है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेंबर्स। उसमें कौन होते हैं? कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। अभी दिसंबर में इलेक्शन होने वाला, हर 4 साल में इलेक्शन होता है, एंड ओनली दैट पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड ही मस्ट बी एटलीस्ट फेलो मेंबर। आई होप यू मस्ट बी नोइंग फेलो। जानते हो ना? नहीं जानते? अच्छा, एक बोलते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, आप CS बनोगे, इनिशियली आपको एसोसिएट मेंबरशिप मिलेगी, तो आप ऐसे लिखो ACS, ठीक है, और 5 साल आपको प्रोफेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, तो देन यू आर एलिजिबल टू बिकम फेलो मेंबर। तो आपके नाम क्या क्या लिखे? FCS, ठीक है। दोनों ही कंपनी सेक्रेटरी हैं, जस्ट टू हैव रिमार्केशन कि साहब ये ACS है और ये FCS है, ये सीनियर है। कम से 5 साल के बाद ही आप फेलो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। हैं दोनों ही CAC के, लेकिन ये तरीका है, ऐसे CA में होता है ACA FCA, ठीक है। कई लोग उसको बोलते हैं असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। नहीं भाई साहब, ये एसोसिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको पता नहीं, लोग क्या बोलते रहते हैं पूछो मत, ठीक है। तो ये अच्छा, एक्चुअली देखिए, व्हाट आई वाज सेइंग दैट इज आप जो आपको अगर ICSI के सेंट्रल काउंसिल का मेंबर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी FCS। ऑब्वियसली बोला आप रिप्रेजेंट करेंगे प्रोफेशन को, तो कम से कम ठीक ठाक सीनियर तो बंदा हो। ACS को अलाउड नहीं है, यू मस्ट बी FCS, दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग में भी कंपनी सेक्रेटरी वोट करते हैं, एंड जो भी एनीवन हु इज कंपनी सेक्रेटरी हैज अ वोट, जो कंपनी सेक्रेटरी उसको वोट भी नहीं हुआ। सेम पैटर्न CA में भी होता है, वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है। अच्छा, उनके थ्रू जो जीत के आते हैं वही सारी काउंसिल बनती है, तो अल्टीमेटली जो जीत के आया वो है कौन? CS। अच्छा, अब वो लोग आपको ICSI के सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेंबर का पार्ट बन गए। अच्छा, ICSI का बिहार पे सारे डिसीजन वो ले रहे हैं, और अल्टीमेटली रेगुलेट किसको कर रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी को। तो हु इज बीइंग रेगुलेटेड? CS। हु इज रेगुलेटिंग? CS। बोर्ड, उस काउंसिल में भी कौन बैठा हुआ है? कंपनी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। क्या हमारा इंस्टीट्यूट भी SRO में फिट हो गया? ये सर नो। कंसेप्ट देखा जाए ना, तो क्या, तो मैं कंसेप्ट को रिलेट कर रहा हूं, देखा जाए इसका। और IPA हमारे इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे CA की इंस्टीट्यूट है, तो देखा जो SRO में यहाँ कैपिटल मार्केट में बता रहा था
क्या ये ऑलरेडी एसआरओ है? यस और नो। और हमने क्या बोला, जिसको वहां बोला मर्चेंट बैंक काम करना है, किसी को आईपी काम करना है, क्या करना पड़ेगा? इसकी मेंबरशिप लो और रजिस्ट्रेशन किसके बाद कराओ? आईबीबीआई। क्या सिमिलर कंसेप्ट है? यस और नो। देखो अब कहां से कहां मिला दिया मैंने आपको, ठीक है। इतनी को चीज की समझ हो ना तो आप बहुत चीजों को सोच सकते हैं, लेकिन समझ नहीं है लोगों को, कुछ पता नहीं, पता क्या तो बोलते रहते हैं, क्या वो लाइनें रट रखी है, लाइन। चीज को समझो क्या हो रहा है, क्या कंसेप्ट कैसे चल रहा है। और बहुत सारी चीजों में आप देखोगे प्रिंसिपल वही होते हैं। जैसे सेबी इज अ सेंट्रलाइज रेगुलेटर इन द कैपिटल, सेबी के बिना कैपिटल मार्केट पत्ता भी नहीं हिलता। तो वैसे ही आप इंसॉल्वेंसी कोड में बोलते सब कुछ आईबीबीआई की। तो अब एक अच्छी देखिए, यहां पे जैसे वो सेबी हम बोल रहे हैं, अच्छा वहां पे इन द कैपिटल मार्केट लॉज देयर इज अ बॉडी कॉल्ड सैट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। जैसे यहाँ एनसीएलटी बोलते हैं, कहते हैं सैट बोलते हैं, वो भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सिक्योरिटी। अच्छा मान ले किसी ने कुछ वायलेशन किए, कुछ किए एंड ऑल दैट, क्या वहां पे मैटर कहां जाता है? सैट के सामने। या सेबी ने को ऑर्डर पास किया, उसे सेटिस्फाइड नहीं, कहां जाता है? सैट के सामने। सिमिलरली आईबीबीआई नॉट गोइंग टू हैंडल द केसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑल दैट। वो कौन हैंडल करेगा? एनसीएलटी या डीआरटी। बता था अगर बॉडी कॉर्पोरेट केस कौन करेगा? एनसीएलटी। और इंडिविजुअल फर्म का तो डीआरटी। लेकिन केस जब स्टार्ट होगा तो रिप्रेजेंट को आईपी, आईपी को कंट्रोल करने के लिए दो बॉडी, आईपीए एंड आईबीबीआई। और जो क्रेडिटर्स वहां अपने क्लेम्स करेंगे, उन क्रेडिटर्स के बारे में सारी जानकारी, कहां का क्या लोन गया हुआ है, क्या एक्शन लिया गया, वो कहां है? आईयू के पास। क्या इन सब की जरूरत है? यस और नो, इन सब की जरूरत। दैट इज हाउ दिस लॉ वर्क्स। एंड ये स्ट्रक्चर में बताया साहब कौन कौन सी बॉडी इन्वॉल्व है और क्यों इन्वॉल्व है, कि इसके बिना काम ही नहीं कर, इसके बिना काम ही नहीं कर। एंड आईपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अल्टीमेटली जो एजुडिकेट करे अथॉरिटी, एनसीएलटी डीआरटी, जो डिसाइड करेगी साहब इंसॉल्वेंसी है नहीं है तो क्या करना है, वो सारी बातें उसके सामने केस रिप्रेजेंट कौन करेगा? इंसॉल्वेंसी। ऐसे बोला कैपिटल मार्केट में कैन वी थिंक अबाउट कैपिटल मार्केट विदाउट मर्चेंट बैंकर? नो। बट मर्चेंट बैंकर के बिना हम सोच नहीं सकते, लेकिन मर्चेंट बैंकर को भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा कि वो कुछ भी करने लग जाए, क्या दे विल कियोस्क इन द कैपिटल मार्केट? नॉट। उसके लिए दो चीजें हैं कि वो एसआरओ से रजिस्टर मेंबरशिप लेगा, बताया जो मर्चेंट बैंकिंग सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा यहाँ भी सेक्शन 8 कंपनी मैंने बताया, आईपी का होना चाहिए, सेम कंसेप्ट चला, ठीक है। बस वो नाम अलग अलग दे रखे, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट वही सेक्शन 8 कंपनी से। क्योंकि आपका काम, अच्छा ये कंपनी बना रहे हैं, पर्पस इज टू डू बिजनेस और टू रेगुलेट। तो आपको फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी तो प्रॉफिट मेकिंग क्यों चाहिए? ये लॉ करता है मेक अ सेक्शन 8 कंपनी। एंड यहाँ भी जो आईपी है वो सब क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा किस तरीके से स्ट्रक्चर है? अच्छा भाई, क्या सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है? सेबी स्टैब्लिश अंडर विच एक्ट? सेबी एक्ट 90। क्या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है? सेबी भी क्या है? बॉडी। वैसे आईबीबीआई बॉडी कॉर्पोरेट, IBBI also a body corporate established under the special act. And what is the special law? Insolvency and Bankruptcy Code 2016. इसके थ्रू पहले तो कंसेप्ट हुई था, ये तो नया बॉडी बनी है एंड इस लॉ में गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप IBBI सेटअप करें। वैसे सेबी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को पावर देके टू सेटअप द सेबी। सेबी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पावर एक्साइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम यहाँ भी दे रखा है। देखिए एक बार मैं पूरा पढ़, मैं स्ट्रक्चर साथ, अब आप पढ़ोगे तो आपको चीज समझ में आएगी, ठीक है। और ऐसे बिना समझे खाली अक्षर पढ़े या कुछ नहीं पल्ले पड़े, पता क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले हम आईबीबीआई के बारे में, स्कीम ऑफ द कोड, मतलब इस लॉ के अंदर क्या क्या कोड, मतलब कोड दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। स्कीम मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी एजेंसीज है, उनमें आपस में क्या लिंकेज है, दैट इज स्कीम। तो वो पहले वो पढ़े, फिर कंटेंट की इस लॉ में कैसे अप्लाई करके रिकवरी करते हैं क्रेडिटर्स, एंड कैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलती है, कैसे लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होती है, वो सब बाद में। पहले तो ये समझे एजेंसीज क्या क्या इन्वॉल्व है और हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। नाउ देखिए सबसे पहले हम बात करें इन स्कीम में आईबीबीआई के बारे में। इसे द कोड प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज बोर्ड, शॉर्ट में बता रहे, इस लॉ में इसको बोर्ड भी बोलते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट में सेबी को शॉर्ट में बोर्ड बोलते हैं, कंपनी लॉ में सेबी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड बोलते हैं, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस बोर्ड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ जितने फीचर अपने आप, परपेचुअल सक्सेशन, सारी चीज, हैविंग परपेचुअल कॉमन सील, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन सू बी सूड ऑटोमेटिक, बिकॉज द मोमेंट ऐसे इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल द फीचर विच अ बॉडी कॉर्पोरेट शुड हैव वो अपने आप आ जाएंगे। कैन होल्ड द प्रॉपर्टीज ओन नेम। इसका आईबीबीआई का हेड ऑफिस दिल्ली में सेटअप हुआ है। कहां पे? दिल्ली में। अच्छा नीचे नीचे देखिए वो पॉइंट्स बीच में छोड़ा हूं। इट में बी नोटेड अ बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016। मैंने बताया मई 16 में नोटिफाई हो गया था।
लेकिन मेजर पार्ट कब से इफेक्टिव है? दिसंबर 6 से। तो बोर्ड तो पहले बना ना, बनेगा नहीं तो काम कैसे शुरू होगा? एंड CS मधुसूदन साहू हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इस IBBA का चेयरपर्सन। लेकिन उनका नाम क्या CS लिखा हुआ है। ऐसा रियली मैटर ऑफ प्राइड कि साहब पहला जो चेयरपर्सन इसका बना है, ही इज अ CS। एंड जिसको चेयरपर्सन बना एक्चुअली क्या है, अगर आप जान, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, एक इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। मिस्टर MS साहू शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा नाम इनका है मधुसूदन साहू। एंड ही ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी के अलावा और भी बहुत सारे, ही इज अ लॉ ग्रेजुएट, बहुत सारी क्वालिफिकेशन। एंड ही ऑलवेज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में कई जगह रह चुके हैं। ये सेबी का पार्ट भी रह चुके हैं। वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत सारे आर्टिकल्स मैं इनके पढ़ चुका हूं। वेरी कैपिटल मार्केट वगैरह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। तो बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट सेटअप एंड ऑल दैट, ही हैज बीन टेकन एज द चेयरमैन, और पहले चेयरमैन इन्हीं को बनाया गया। एंड ही इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। एक आपको नॉलेज के लिए बात बताऊं, एक बार बीच में इन्होंने ICSI भी ज्वाइन किया था एज एन एम्प्लॉई। अच्छा, ICSI में एक सीनियर पोजीशन सेक्रेटरी ऑफ द ICSI, मालूम हुआ ना, सेक्रेटरी। एंड दैट इज ऑल्सो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब तो उन्होंने दो पोजीशन बना दी, CEO अलग है, सेक्रेटरी अलग है। सेक्रेटरी इज अ वेरी सीनियर पोजीशन। तो वंस ही ऑल्सो ज्वाइन द ICSI एज ए सेक्रेटरी ऑफ द ICSI, बट कुछ दिन ही काम किए, ठीक है, उसका रीच लेफ्ट, क्योंकि ही इज अ मेनली अ पर्सन ऑफ एकेडमिक्स एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। यहां पे ज्यादा क्या था, सेक्रेटरियल वर्क ज्यादा था आपको, ठीक है, एंड वो उस तरह के नहीं, ही इज मोर इनटू द नॉलेज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो लास्ट में इन्होंने छोड़ दिया था, फिर बाद में आपको, ठीक है। एंड राइट नाउ एंड ही इज अ ये पता हो नाम क्या है, CS लिखते हैं, CA लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट पर्सन। एंड ये अलाउड है उनको जो ये क्वालिफिकेशन जिनके पास है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया, तुमने देते हो मैं अपने नाम के FCS लिखता हूं, लेकिन कोई भी शुरू से FCS नहीं होता। इनिशियली हर बंदा क्या होगा, ACS होगा। इनिशियली आई बिकेम एसोसिएट मेंबर, वंस आई कंप्लीटेड 5 years into प्रोफेशन आई बिकेम एलिजिबल फॉर FCS। तो आप उसमें क्या होता है, जब आप एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, उसको एसोसिएट बोलते हैं, ठीक है। एंड FCS फेलो, जस्ट टू रिप्रेजेंट किए वो सीनियर है, कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस हो गया। तो जो एसोसिएट मेंबरशिप मिलती है ना, उसका एक नंबर होता है, ACS नंबर। आई डेंट शून्य नंबर दिया आपको, ठीक है। ऐसे FCS नंबर भी होता है, लेकिन FCS नंबर तो क्या है कि इससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ CS नहीं पता लगता, लेकिन ACS नंबर से हम एग्जैक्ट, क्योंकि एक सीरियल ऑर्डर में इशू होता जा रहा है। समझ आया कि जैसे आपके बाद कोई अगर अगला CS बनेगा तो आपका जो नंबर उसका अगला नंबर हो, एक लाइन से इशू हो रहा है। तो अभी जो सीरीज चल रही है ACS नंबर की 50,000 के रेंज में चल रही है। आई थिंक 50-51,000 ऐसे कुछ चल रही होगी, या 52 ऐसे कुछ आसपास है। इसका टिल डेट टोटल CS कितने बने, टोटल 51-52 है। FCS नंबर से नहीं पता लगता, क्योंकि कोई FCS लेवल पहुंचा नहीं पहुंचा। अच्छा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप 5 साल पूरे हो गए लेकिन आप अप्लाई नहीं करो तो आपका ACS ही चलता रहेगा। टू अप्लाई टू द ICS दैट आई बिकम एलिजिबल, एंड मेरा ACS नंबर कैंसिल करके मुझे FCS नंबर दे दीजिए। इसलिए उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, इसलिए हम FCS नंबर से कुछ नहीं पता लगता कि वेदर एक्चुअली कितने कंपनी सेक्रेटरी टोटल है। लेकिन ACS नंबर से तो हम पता लगता, कोई एक 9 से कंपनी सेक्रेटरी बनते ही अब क्या है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी है। एंड अभी 51-52 हजार की सीरीज चले, इसका मतलब क्या है, आज तक टोटल इतने ही CS बने। अच्छा, कई बार तुमने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं यार चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत जॉब होती है, बहुत तरह की जॉब होती है, CS के लिए जॉब कौन, भैया वहां जॉब लेने वाले भी तो उतने ही है। हमारे टोटल 51-52 टोटल CS, चार्टेड अकाउंटेंट 3 लाख में पहुंच गए। तो नंबर ऑफ रेशियो तो वही है, नंबर ऑफ जॉब ज्यादा है तो नंबर ऑफ जॉब एस्पिरेंट भी तो ज्यादा है, या नंबर ऑफ जॉब एस्पिरेंट ही कम है। अरे 51-52 हजार के अंदर भी सारे के जो नौकरी थोड़ी चाहिए, कुछ लोग प्रैक्टिस में है, ठीक है, कुछ लोग और कर रहे हैं, जैसे हमारे जो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक, कुछ बिजनेस कर रहा है। कई लोग आपको क्या होगा, ऊपर चले गए, अरे यार जो बहुत पहले CS बना होगा यही थोड़ी टिका रहेगा। तो बहुत सारे नेट अगर निकालोगे 51-52 में 20-25 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं चाहिए। नंबर ऑफ जॉब एस्पिरेंट भी तो बहुत कम है। ये भी देखिए, उल्टा भी देखिए, नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर दिस जॉब्स आर वेरी लेस। CA में बहुत ह्यूज नंबर है, वहां नंबर ऑफ जॉब दिखती है, लेकिन सोचिए डेटा से थोड़ा अंदाजा लगता है कि आप फिर समझ में आता है कि साहब जो लोगों ने बोल रखा है सर CA में जॉब, यस नंबर ऑफ जॉब ज्यादा है, बट कंपेयर नंबर ऑफ जॉब एस्पिरेंट भी तो ज्यादा है जिनको जॉब चाहिए। कितना 3-3 लाख स्टार्टिंग कौन लोग। एनीवे, जैसे मेरा जब मैं एसोसिएट मेंबर, मेरे को CS की डिग्री मिली थी तो माई नंबर वॉज 13627, 13,627। अभी भी 51-52 हजार चल रहा है, ठीक है। एंड फेलो मेंबरशिप जो अभी मेरा, ये तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि फेलो मेंबरशिप माई नाउ नंबर इज 5603,
एक्चुअली क्या ये नंबर से इस सिस्टम इससे नहीं पता लगेगा कितने कंपनी सेक्रेटरी, इससे तो खाली ये पता लगे 5602 एफसीएस में से पहले बने थे, हु गॉट द एफसीएस में से पहले, खाली ये पता लग रहा है इससे। लेकिन इससे तो ये सीरियल ऑर्डर में इशू हो रहा है, और आज मैंने 51-52 जगह सीरीज अगर चल रही है, इसका तो इतने ही टोटल आपको सीएस आज तक बने। अब देख लो अगर जिस लेवल पे मैं था तो उससे 4 गुना हो गए, ऑलमोस्ट 13 × 452 था, तो ऑलमोस्ट उस रेंज में आ गए। ठीक है, मतलब जितने हम थे उसमें 3 गुना और उतने ऐड हो गए। ये अच्छा इसका, लेकिन ओवरऑल सीएस अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत परेशान होने के नंबर ऑफ जॉब्स कम है। ये तो ये भी डेटा भी तो देखिए कितने सीएस है। एनीवे एक बार ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब जिस लोग को पता कुछ नहीं ना, क्या करना कुछ अंदाजे। एक अलीगढ़ में एक टीचर था, तो मैं में से बहुत सारे बच्चों को, मुझे भी नहीं पता होता कि बच्चे खुद ही आगे बताते हैं। वो हमारी किताबों क्या करते हैं, लोग वेट करते हैं कि संगीत की किताब कब आएगी। अच्छा तुमने एसबीईसी की, तुम उठा के देना पूरे मार्केट में किताब सबसे पहले हमारी आई होगी, नया पेपर है। आप क्या करें, बाकी लोग क्या करें, उसको छेपेंगे। मेहनत नहीं होती किसी, सबके बस की नहीं ना किताब लिखना, ये वो क्या कहते उसको छेपते फिर भाई अब आ गई पका पकाया माल मिल गया उसको। कई लोग तो इतने कमाल करते हैं, नीचे जो नाम होता है ना वो सब हटा देंगे, अपना चिपका देते हैं पूरी एज इट इज। ठीक है, कई शहरों में जाके देखना तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, वो कारण की पहली तो औकात नहीं अपने आप लिखने की, एक दूसरी बात इतनी मेहनत नहीं होती। तो वो किताब लिखना इतना आसान काम नहीं कि सब सारा मटेरियल बनाना, ये करना, एवरीथिंग एंड प्रॉपर ऑर्डर में सारी चीजें बहुत मुश्किल है। पहले तो समझ नहीं रहे उनको करना क्या है, उनको पता पका पका माल है, बच्चे भी इसीलिए पढ़ते हैं साहब ये चेप दो। अच्छा क्या होता है, अच्छा उनको क्या होता है, एक जो इस अच्छा कई लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं बुक को रेफर करते हैं, मतलब यही बुक है आप इसी से पढ़ो, लेकिन नाम बोलते हैं इन्हीं की किताब है। दैट इज वो ऑनेस्टी तो है कम से कम। कई लोग तो क्लेम कर लेते हैं ये मेरी बुक है, ये तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, नीचे से उड़ा के क्या करते हैं आजकल, तो बोलते हैं सब एक से तरकीब और एक से टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वो अपना ही बना लेते हैं। तो उनको एक इनसिक्योरिटी होती है कि साहब इसको असलियत, बच्चों को असलियत ना पता है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं 5, 7, 10 जो पढ़ रहे हैं वो उनको असलियत ना पता लग जाए। तो हमेशा क्या करते हैं, मेरे से बच्चों को दूर भगाते हैं। वो कहते हैं इनके पास ना आ जाए। तो एक बच्चा वो क्या गलती से आ ही गया मेरे पास, वो अलीगढ़ में उन्हीं से पढ़ा होता है कुछ सब्जेक्ट्स। तो वो बोलता है सर वो क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में, मतलब क्या बोलते हैं। तो बोलते आपके बारे में बोलते हैं यार किससे पढ़ने जाते हो, बच्चे क्यों पढ़ते हैं उनसे, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। ठीक है, वो तो सीएस भी नहीं है। मैं कहा क्यों, बोला देखो बोला ये दिखाते हैं अपनी क्लास में, देखो उनके नाम के आगे किताब उठा लें आपकी, बोला उनके नाम के आगे एफसीएस लिखा हुआ, सीएस कहां लिखा हुआ है। मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं पता कि एफसीएस का तो फेल कंपनी सेक्रेटरी, भाई ये फुल फॉर्म बता दियो कहीं कि एफसीएस का फेल कंपनी क्या है कि एक से एक इसका मतलब सोचा वो टीचर जो सीएस को बच्चे पढ़ा उसको पता नहीं एफसीएस क्या होता है, तो पढ़ा रहा है वो। तो कहते हैं ना अपनी इनसिक्योरिटी का अपने अंदर डरा हुआ बंदा कि साहब कहीं पता ना लग जाए, क्या क्या कहानियां बुनते भाई साहब। तो एफसीएस बताओ, फिर वो तो बोले साहब सीएस कहा है, तो एफसीएस है। क्या क्या कहानी बना दे, अब उसको पता ही नहीं क्या होता है, कैसे क्वालिफिकेशन चलती है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, ऐसे चल रहा है। अब वो बोल रहा है इसका कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं सब चीजें। एनीवे एक बच्चे ने भी ना, एक बार मैंने देखा एक बच्चा आया अपनी स्कूटी पे लिखा एफसीएस। साहब मैं तू अभी एफसीएस हो गया। मैं कहा पहले तो सीएस बनेगा, 5 साल एसीएस रहेगा, फिर एफसीएस। सर मेरा एफसीएस का मतलब फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, सबका अपना अपना है। ठीक है, अच्छी बात है, अपने आप को मोटिवेट करें। ठीक है, एनीवे देखिए इट सेज दैट द हेड ऑफिस ऑफ द दिस, यस अब मैंने बताया, एंड ये दिल्ली में, एंड फर्स्ट चेयरपर्सन मिस्टर मधुसूदन साहू, एम एस साहू। द बोर्ड शेल इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग्स अदर थिंग्स, मतलब और भी, इंटर एलिया इज लैटिन टर्म, इसका मतलब अमंग्स अदर थिंग्स। मतलब और भी चीजें बोर्ड कर रहा है आईबी में, लेकिन ये चीजें जरूरी है। हैव द फॉलोइंग पावर्स, 1 टू मैनेज द रजिस्ट्रेशन आईपीए, आईपी एंड इंफॉर्मेशन, अभी बताया था तीनों का रजिस्ट्रेशन ये कर रहे हैं। टू स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा बताइए क्या रजिस्ट्रेशन का भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा साहब, यू and IPA can be registered by IBA provided following condition fulfilled. That is the eligibility criteria. Who is laying down that? IBBI laying down the eligibility criteria for registration. To levy the fees and charges for registration. अच्छा जब रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कोई भी एजेंसी अप्लाई करेगी तो IBBI क्या एप्लीकेशन के साथ फीस भी पे करें, तो फीस लगाना और कितना अमाउंट प्रेस्क्राइब करना किसका काम है, IBBI का।
टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द अबव। अच्छा मान लिया एक बार रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया तो उसका फ्री हैंड है कि जो मना करो, या उसके बाद भी रेगुलेट होंगे, तो रेगुलेट किस नॉर्म से वो कौन ले डाउन करेगा? आईबीबीआई। कौन ले डाउन करेगा? आईबीबीआई। टू डिसाइड द क्यूरिकुलम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर द इनरोलमेंट एज मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए यू नीड टू एनरोल योरसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उसके लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम का कोर्स क्या होगा, सिलेबस, वो आपको आईबीए में बताएगा। मतलब आईबीए विल टेल प्रिस्क्राइब द सिलेबस कोर्स करिकुलम। उसके बेसिस पे एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द आईपीए in order to enroll someone as a member of the IPA as a insolvency professional। अब देखो मैंने पहले स्ट्रक्चर बता दिया, अब पॉइंट्स पढ़ना कितना आसान हो गया। अच्छा बिना स्ट्रक्चर पढ़े कुछ नहीं पढ़े, सीधा फंक्शन। क्या समझ में आएगा मुझे? तो क्या समझ में आएगा इसमें एक पॉइंट भी? अब पता ही नहीं साहब कौन सी बात किससे लिंक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पता नहीं, मतलब कई बार मुझे लगता है कैसे लोग पढ़ते, इसीलिए कहता है समझ ही कुछ नहीं आता, वो पढ़ेगा फिर भूल जाएगा। कारण अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं कि सिस्टम कैसे बना हुआ है। तो पहले अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन अंडरस्टैंड गो थ्रू द कंटेंट्स। डायरेक्टली कंटेंट में नहीं कूदना है। नो मैक्सिमम लोग गलती है कंटेंट में कूद जाते हैं। नेक्स्ट इज दैट द टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्सन। अब बताओ जो इंफॉर्मेशन आईपी है, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है, और आपको आईयू है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया। उसके बाद अगर ये गलत करते हैं तो क्या इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? कौन करता है भाई? थोड़ी खाली कि एक बार सेम सेबी भी करता है, कैपिटल मार्केट इंटीग्रिटी का रजिस्टर करता है और उसके अगेंस्ट रेगुलर इंस्पेक्शन कुछ भी करता है, और गलत कर पाए तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऑर्डर्स पास हो सकता है। तभी तो आपका पूरा मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहेगा। अच्छा सेबी पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, वैसे आईबीबीआई इस लॉ में हर चीज को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट सेज दैट टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द अबव पर्सन एंड पास द नेसेसरी। अगर ये कुछ गलत करते हैं, डायरेक्शंस भी कुछ दिक्कत आती है, उनको हेल्प भी करेगा, गलत करते तो एक्शन भी लेगा। एंड टू मेक मॉडल बायलॉज टू बी अडॉप्टेड बाय इंसॉल्वेंसी। अच्छा जो आईपीए हैं, क्या इनको बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे? वो नॉर्म्स के लिए आपको इनको क्या बोलेगा? साहब मॉडल बायलॉ ये बना के देगा कि आप ये हम बना के दिए, आप फॉलो कीजिए। इट मीन अच्छा जैसे बोलते हैं रूल्स रेगुलेशंस, वैसे बायलॉज एंड मॉडल बायलॉज विल बी प्रिपेयर्ड बाय आईबीबीआई फॉर होम आईपीए टू बी फॉलोड बाय इट। अच्छा एक चीज था, जब लॉ मैंने बनाया आप फॉलो कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं आपको रेगुलेट कर रहा हूं कि आप लॉ वो फॉलो करें, उसके हिसाब से काम करें जो मैंने बना के दिया। Is that indirectly I am doing regulating you people, you are doing everything according to the laws made by me। जैसे आईबीबीआई ने लॉ बना के दे दिया कि सर आपको अपने काम काज में आईपीओ क्या कैसे करना है एंड ऑल दैट। अभी बताइए एग्जाम कंडक्ट करना है, एग्जाम कंडक्ट करने का तरीका क्या होगा? अगर मेंबरशिप ग्रांट करते हैं उसका तरीका क्या होगा? किस किस कंडीशन पे आप मेंबरशिप ग्रांट नहीं करेंगे? तो करना आईपीए ने, बट रेगुलेट कौन कर रहा है? आईबीबीआई। उसके लिए मॉडल लॉ बना के देगा एंड टू बी फॉलोड बाय द आईपी। तो ये इसका फंक्शंस हैं, ये क्या काम करते हैं आईबीबीआई। और जैसे आपको पता लगा सब एक सेंट्रलाइज बॉडी है, सब कुछ इसके थ्रू ही हो रहा है। नाउ कमिंग टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। आईपी this term has been defined under section 3 clause 20। ये आप एक लाइन लिख लीजिए, आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, लिखो डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 20। तुम्हारे साथ वो सहेली कहां गायब हुई? ओह ज्यादा पढ़ा दिया लगता है। इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 20। डेफिनेशन क्या, मैं एक लाइन लिखो, आप बोल रहा हूं, आप लिखिएगा, लिखिए आईपीए मीन्स एन एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मीन्स एन एजेंसी। ये डेफिनेशन में कहां से बता रहा हूं? सेक्शन 3 क्लॉज 20 मीन्स एन एजेंसी विच इज रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। आईबीबीआई को पढ़ा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, which is registered with IBBI under section 201। एक्चुअली सेक्शन 201 के अंदर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द आईपीए विद आईबीबीआई दे रखा है। तो वही प्रोसीजर वहां फॉर्म नंबर क्या फीस वो सब वहां दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना पड़ता है।
तो डेफिनेशन क्या दे रही है कि आईपीए वो एजेंसी है जो रजिस्टर्ड होती है किसके बाद, आईबीबीआई, अकॉर्डिंग विद दिस सेक्शन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कहां दे रखा है, सेक्शन 201, ये डेफिनेशन। इसे आईपीए मीन्स एन एजेंसी विच इज रजिस्टर्ड विद द आईबीबीआई अंडर एज पर द प्रोविजन सेक्शन 201। क्लियर? 201 किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो लॉ चल रहा है। Such agency code provides for the establishment of the IPA. Such agency shall be required to register with the board, वही IBA, and obtain a certificate of registration to be able to carry on its activity. Agency means IPA, Insolvency Professional Agency. पर ये काम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, उसके बिना you can't function as the IPA. IBBI Insolvency Professional Agency Regulation 2016 make provision for registration of, अच्छा बताइए, सेक्शन 201 तो है, लेकिन वहां पे ना कई चीज लिखी हुई है, इन सच फॉर्म विद सच फीस एज में प्रिस्क्राइब। तो वो प्रिस्क्राइब एक्चुअली क्या एक्ट में है या रेगुलेशन में आएंगे? तो वो रेगुलेशन का नाम दे क्या है, आईबीबीआई विद इन ब्रैकेट आईपी। अच्छा, ब्रैकेट में नाम से पता लग रहा है सर ये रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, आईपीएस रिलेटेड है। आईबीबीआई तो आगे ऐसे लिखा है कि साहब ये आईबीबीआई रजिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन किसके लिए, आईपीए के लिए। ब्रैकेट में आईपीए रेगुलेशन टू मेक प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसमें तरीका और उसमें आपको बहुत डिटेल प्रोसीजर दे रखा है। इसका सेक्शन अच्छा कह सकते हैं, द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द आईपीए विद आईबीबीआई इज सेक्शन 201 रेड विद दीज रेगुलेशन। इसमें सेक्शन 201 रेड विद दीज रेगुलेशन। There can be more than one such agency registered with the board, that is the IBBI. बताया था सीए की अलग है, सीएस की अलग है, and all that, and कई सारी एजेंसी। It's not like that only one agency there, so many agencies are there. Such agencies should be incorporated as Section 8 company. बताया था मैंने आपको। अब बता रहा ICSI ने ऑलरेडी ICSI IPA बना रखी है, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। एंड उसके लिए कुछ कंडीशन है, कम से कम नेटवर्थ 10 करोड़ होनी चाहिए और पेड अप कैपिटल कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए। एंड कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए। नेटवर्थ कम से कम, नेटवर्थ पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज अप, और कम से कैपिटल आपकी 5 करोड़ और नेटवर्थ कम से कम 10 करोड़। तो इसके बिना यू आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए व्हाट वी द आईपीए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपके बुक में इसके आगे जो लिखा है, शुड नॉट बी सब्सिडी, मतलब किसी और कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। एंड क्योंकि दूसरे का इंपैक्ट आप पे आ सकता है। अच्छा मान लिया आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की सब्सिडरी है, समथिंग लाइक दैट, उसका इंपैक्ट आप पे भी आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। क्या बोला, इट शुड नॉट बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ सब्सिडी, किसी सब्सिडरी की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट अलाउड। इसके आगे जो लिखा ना आईसीएसआई, ये काट दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये 2 सेंटेंस के आगे लिखा, जस्ट डिलीट दैट। एक्चुअली क्या वो पुरानी इंफॉर्मेशन हो गई, अब तो क्या उसमें लिखा ना आईसीएआई में ऑल्सो डू, बट वो ऑलरेडी सेटअप कर चुका है, दैट इंफॉर्मेशन बिकम आउटडेटेड। ऑलरेडी आईसीएआई ने भी आपको क्या सेटअप कर दिया है, दैट इज आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। आगे देखिए, द बोर्ड शैल स्पेसिफाई मॉडल बायलॉज रेगुलेटिंग एजेंसी। अच्छा एक चीज देखो, बोर्ड का मतलब आईबीबीआई। अच्छा ये जो बात लिखी हुई है ऊपर आईबीबीआई का पॉइंट नंबर जी देखो, सॉरी पॉइंट नंबर एच देखो, क्या लिखा हो, IBBI will make a model bylaw to be adopted by IPA। ये क्या बोल रहा है, सेम बात लिखा नहीं यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ, द बोर्ड शैल स्पेसिफाई द मॉडल बायलॉज रेगुलेटिंग सच एजेंसी। बना होता है उसके थ्रू वो रेगुलेट, वो सारा काम का जो करेंगे एज पर द मॉडल लॉ प्रिपेयर्ड बाय हुम, IBBI। मॉडल बायलॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड प्रोविजन रिलेटिंग गवर्निंग बोर्ड, जो आईपीए की गवर्निंग बोर्ड में कौन होगा कैसे होगा, हैव बीन स्पेसिफाइड इन आईबीबीआई मॉडल बायलॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशन। इज ऑलरेडी क्या मॉडल बायलॉ बने हुए हैं, किसने बनाए हैं, आईबीबीआई ने। किसके लिए, फॉर द आईपी, फॉर द आईपी। नाउ एजेंसी शैल हैव द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या, ग्रांट मेंबरशिप टू द पर्सन एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फुलफिल, बताया था उनको मेंबरशिप ग्रांट करना जो फुलफिल कर पा रहे हैं। और क्या फ्यूचर में इनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है अगर वो गलत काम करते हैं, क्या कैंसिल भी हो सकती है, यस, कौन मॉनिटरिंग करेगा, आईपीए। ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर मेंबर एंड मॉनिटर, बता रही होती है। अच्छा मेंबरशिप ग्रांट कर दी, आईपी बन गया बंदा, क्या उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, साहब को ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, अगर वो नहीं करता उसके लिए एक्शन भी लेना। टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। एंड लास्ट में टू रिड्रेस द कंज्यूमर ग्रीवेंस। अच्छा बताइए, कभी कोई ऐसा केस हो जाए किसी केस में कि जहां पे बहुत सारे कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सम इंडिविजुअल फर्म कंपनी एंड ऑल दैट, क्या वहां पे आईपीए भी आपने आईपी लगा सकती है कि साहब इनके केसेस को आप हैंडल कीजिए, इनको रेमेडी दिलवाइए। तो अल्टीमेटली किसके ग्रीवेंसेस सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कंज्यूमर के।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट भी आपको दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, क्या इनका 2 लेयर कंट्रोल होता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं, अगर आपके पास बेसिक फंड्स में नहीं है, जैसे मान लिया ये कंपनी सेटअप हो गई, अगर आपकी मान लिया मैं एग्जाम्पल मान लिया आपकी नेटवर्क सिर्फ 10 लाख रुपए, तो आप कुछ भी जाके ऑफिस सेटअप करोगे, ऑफिस के लिए आप कुछ और एसेट खरीदोगे, कहां से लाओगे पैसा? अच्छा, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगी, एसेट साइड में कैश एंड बैंक। जैसे जैसे आप यूज करेंगे कुछ कुछ आप ऑफिस सेटअप करोगे, क्या होगा? कैश एंड बैंक कम होगा, अदर एसेट बढ़ जाएंगे। लेकिन व्हेन यू डोंट हैव एडिक्वेट नेटवर्क, क्या होगा? ये सब करने में दिक्कत आएगी, काम ही करने में दिक्कत आएगी। तो ये कंसेप्ट होता है कि साहब कोई भी बिजनेस, हम कोई भी काम करते हैं, नॉट बिजनेस, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। अरे उसको छोड़ो, कोई चैरिटेबल संस्था सेटअप हो रही है, ये हम ये करेंगे, गरीबों का काम ये करेंगे, फलाना करेंगे, सब बोल लिया, क्या चाहिए? पैसा। तो उसके लिए क्या होता है साहब, बड़े बड़े लोगों को जोड़ते हैं कि साहब आप डोनेशन दीजिए, पैसे वाले लोगों को जोड़ते हैं, उनको ट्रस्टी बना लेते, सुना तो होगा भाई ट्रस्टी बना लीजिए। अच्छा, तो कंडीशन लगा देगा ट्रस्टी बनने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए डोनेशन देने पड़ेंगे। वही बातें हम समझे, कल अल्टीमेटली करने के लिए तो अल्टीमेट पैसा चाहिए ना, एंड इफ द मनी इज नॉट देयर, हाउ विल यू डू द वर्क? एग्जैक्टली दैट इज द रिक्वायरमेंट कि एक बेसिक तो कैपिटल होनी चाहिए नेटवर्क, नहीं तो क्या होगा, आप अपना इंफ्रा नहीं सेटअप कर पाएंगे, आप फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे एज आईपीए। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, सेक्शन 3 क्लॉज 19। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आईपीए कहां थी? सेक्शन 3 क्लॉज 20, इसी कहां पे? सेक्शन 3 क्लॉज 19। अब हम आईपी की बात करें, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल provides that insolvency professional means a person enrolled under section 206 of insolvency code with the insolvency profession as its member। अच्छा, एक तो ये मेंबरशिप लेगा। अच्छा, मेंबरशिप किस सेक्शन का लेगा? सेक्शन 206 ऑफ दिस लॉ, एंड रजिस्टर्ड विद द आईबीबीआई। दो चीज हो गई, एक तो मेंबरशिप किसकी ले रहा है? आईपीए की, और रजिस्ट्रेशन किसका? आईबीबीआई एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 206। अच्छा, दो बातें हो गई, ये मेंबरशिप लेता है ऑफ द आईपीए अंडर विच सेक्शन 206। मेंबरशिप लेने का तरीका वहां 206 वहां, अच्छा वहां भी लिखा 206 में आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, है ना? 206 में लिखा यू हैव टू आल्सो क्लियर द एग्जाम इन ऑर्डर टू गेट द मेंबरशिप ऑफ द आईपीए, और 207 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर का विद द आईबीबीआई। क्या दोनों चीजें करानी पड़ेगी? फिर इंसॉल्वेंसी कोड invests a very big role for the insolvency professionals. It emphasizes that most of the work relating to insolvency and bankruptcy will be handled by IP. फर्स्ट ट्रायल कंट्रोल, मतलब 2 लेवल पे कंट्रोल है। फर्स्ट ट्रायल कंट्रोल इसके ऊपर किसका है? ऑफ द ओवर आईपी विल बी ऑफ आईपीए, एंड फाइनल कंट्रोल किसका? इसके ऊपर। अच्छा, आईपीए का भी बॉस कौन है? आईबीबीआई। इसका देखा जाए फर्स्ट लेवल पे कंट्रोल कौन कर? आपको आईपीए, एंड फाइनल कंट्रोल किसका है? दैट ऑफ द आईबीबीआई। फिर बोला कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट शेड्यूल टू द आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन। अच्छा, ऊपर एक बात आई थी कि जो आईपी हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। देखो ऊपर आ रखा है पॉइंट, ये ले डाउन द स्टैंडर्ड्स कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड पॉइंट आ रहा था। तो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए क्वालिटी क्या बना रखा है? रेगुलेशंस, एंड दिस शेड्यूल स्पेसिफाई द कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल टू दिस लॉ। मतलब इस लॉ के फर्स्ट शेड्यूल में कोड ऑफ कंडक्ट है। अब कोड ऑफ कंडक्ट देखिए, दिस शेड्यूल स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट फैक्ट। मतलब ये सब चीज आपको फॉलो करना। अच्छा, बता रहे आप उल्टे सीधे फैक्ट्स फेस कर रहे हैं बिफोर एनसीएलटी। क्या आप बंदा इंटीग्रिटी नहीं है, झूठ सच उल्टे सीधे फ्रॉड ये सब कर रहा है, ये सब नॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट में आता है फॉर एनी प्रोफेशन। ये छोड़िए, किसी भी प्रोफेशन के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड यू शुड नॉट इंडल्ज इनटू एनी रॉन्गफुल प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू लास्ट, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, सेक्शन 3 क्लॉज 20। याद करेंगे सही तरीका, सेक्शन 3 क्लॉज 19 आईपी, 3 क्लॉज 20 आईपीए, एंड सेक्शन 3 क्लॉज। देखो तीनों आई से स्टार्ट हो रहा है, तो होना तो एक ऑर्डर में मतलब तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, लेकिन देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है 19, इंसॉल्वेंसी एजेंसी 20, एंड यूटिलिटी यूज हो रहा है 21। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द आईबीबीआई एज ए आईयू अंडर सेक्शन 210। इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका कहां दे रखा है? सेक्शन 210 में दे रखा है। अच्छा, इसका तो और याद क्या रखना है, जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 19, उसका रजिस्ट्रेशन विद आईबीबीआई कहां होता है? सेक्शन 207 में। मेंबरशिप किसके हिसाब से? सेक्शन 206, एंड सेक्शन 3 क्लॉज 20 कंटेन डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन एजेंसी रजिस्टर्ड विद आईबी अंडर विद सेक्शन 201,
Last, information utility defined under section 3 clause 21, registered with IBU under which section 210. The information utility shall provide services as may be specified by IBBI. Information will collect, collate, authenticate and disseminate the financial information to be used in insolvency, liquidation and bankrupt. पता ना जितने ट्रांजेक्शन्स आपके आप किसी के रेस्पेक्ट में होते हैं, लोन लिया, वापस किया, डिफॉल्ट किया, लीगल एक्शन, वो सारी जो ऐसा करेगा पहले इसको इन्फॉर्म करेगा. तो कैसे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार हो जाता है, इसके सारी इन्फॉर्मेशन है. उससे क्या होता है, कैसे मार्केट में इन्फॉर्मेशन की सिमेट्री की सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. अच्छा कई बार ना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एट टाइम्स यू टेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजन, वो स्थिति नहीं आएगी. एंड दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी इज देयर. लास्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अब देखो ये सब तो एग्जीक्यूटिव बॉडी से, लेकिन एक्चुअली केस चलेगा किसके सामने, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसके सामने, वो डिसाइड करेंगे. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सबसे पहले डीआरटी. द कोड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग एडजुडिकेटिंग डीलिंग विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप. अभी बताया था मैंने डीआरटी डेट रिकवरी कैसे डील करता है, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म. अच्छा डीआरटी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया तो उसके अगेंस्ट अपील जाती है टू द डीआरएटी, जैसे एनसीएलटी एनसीएलटी, वैसे डीआर डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल. तो पहले वो डिसाइड करेगा कि साहब इंसॉल्वेंसी क्या है, ऑल दैट, और उसके डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां पे जाएगी, डीआरएटी. फिर क्या लिखा, एनसीएलटी डीलिंग विद इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज एलएलपी, कॉर्पोरेट डेटा सब आ गया. एंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी. एनसीएल इसका जितने भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट है उनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कौन हैंडल करे, एनसीएलटी. और अगर एनसीएलटी हैंडल करते हैं जो ऑर्डर पास करता है, समन नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डर, वेयर द अपील, एनसीएलटी. अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड का होता आईबीबीआई पर्टेनिंग टू आईपी एंड इंफॉर्मेशन. इन तीनों पे कंट्रोल किसका है, आईबीआई. इनके रेस्पेक्ट में कोई ऑर्डर पास करता है और जो जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया आईबीबीआई ने, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां इसके ऑर्डर को चैलेंज करता है, टू द एनसीएलटी, सॉरी एनसीएलटी. कहां करता है, टू द एनसीएलटी. अच्छा एनसीएलटी के साथ दो तरह से अपील सुन रहा है, एनसीएलटी का ऑर्डर के अगेंस्ट, दूसरा आईबीबीआई ने को ऑर्डर पास किया अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट आईपी और आईयू, कहां जाएगा अपील, टू द एनसीएलटी. जैसे कैपिटल मार्केट बोलते हैं सेबी को ऑर्डर पास करता है और कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अपील टू द सैट, सिक्योरिटी एपेलेट. अब देखो यहां पे अगर मान लिया कोई बॉडी कॉर्पोरेट का केस है तो एनसीएलटी के पास जाएगा, इंडिविजुअल फर्म का केस है तो डीआरटी के पास जाएगा. ये हमारे ब्रॉडली स्ट्रक्चर, बाकी कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दी. सेक्शन 63 ऑफ दिस लॉ बोलता है कि सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन बार्ड है. मतलब क्या, वो जो मैटर्स में एनसीएलटी डीआरटी की पावर्स अकॉर्डिंग, वो मैटर सिविल कोड में नहीं आ सकते. मतलब दे आर नॉट अलाउड टू एंटरटेन दिस मैटर. इसका क्या इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये सुनो. एंड वो सोचे कि हम सिविल कोड में ले जाए, जैसे मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द क्रेडिटर टू दिस कंपनी. इस कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये बैंक चाहता है कि साहब इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो, तो कैन इट फाइल अ केस इन द सिविल कोड फॉर अगेंस्ट दिस कंपनी फॉर इंसॉल्वेंसी? नो. व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कहां जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा. कोई बॉडी कॉर्पोरेट है एंड आप सिविल कोड मना कर देगा, बिकॉज जुरिस्डिक्शन ही अलाउड ही नहीं हमको ये सब चीज लेना. ऐसा कह सकते हैं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस बॉडी. एक्सक्लूसिव सिर्फ यही एंटरटेन कर सकते, क्योंकि देखो बाहर कोई भी ऐसे एंटरटेन फिर ये लॉ बनाने में फायदा क्या हुआ, पता है पहले से जो इतना बिखरा हुआ था सबको हटा के तो एक बनाया है, और अभी भी हम बाहर जाएंगे तो व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग दिस लॉ. अच्छा मतलब नॉर्मल कोर्स में हम नहीं चाहते, ये जो भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होगा. फिर ये बोल रहा है हाउएवर द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अनअफेक्टेड. क्या मतलब वो, हम नॉर्मली सिविल प्रोसीजर कोड या इस तरह के लॉ के थ्रू किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते रिगार्डिंग एनी मैटर विच कम्स अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस लॉ बिफोर एनसीएलटी और डीआरटी. नहीं जा सकते, अलाउड इन सिविल कोर्ट को. लेकिन हम रिट पिटीशन लगाना चाहें हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226, या अगर स्पेशली पिटीशन लगाना तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, तो वो अफेक्टेड नहीं, वो दैट रिमेन अनअफेक्टेड. मतलब ये आप कर सकते हैं. अगर चांस की बात है, मैंने दोनों बता रखे हैं, खासकर दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे. रिट पिटीशन बताया था, लिमिटेशन एक्ट में एक दिन रिट पिटीशन मैंने लिंक किया था. लिमिटेशन एक्ट में जो लास्ट टॉपिक आया था, लिमिटेशन क्या रिट पिटीशन में लगता है या नहीं लगता है, याद है बताया था. अच्छा रिट पिटीशन में दो तरह की होती है, एक हाई कोर्ट को लगती है आर्टिकल 226 में, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32. लेकिन उसकी बात यहां क्यों नहीं, रीजन बता देता हूं. आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को रिट पिटीशन लगती है ओनली फॉर इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स,
क्या यहां फंडामेंटल राइट्स की बात करें? नो, इसलिए उसकी बात ही नहीं की। आर्टिकल 226 में लगती है टू द हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। एनी राइट में नहीं भी आ जाएगा। अच्छा वो तो, और आपको याद हो एक दिन क्लास में मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताई थी कि देश के हाईएस्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखी है कि अगर किसी बंदे के साथ जस्टिस नहीं हुआ, भले उसकी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई है, कैन यू स्टिल अप्लाई फॉर वन मोर रेमेडी टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130 स्पेशली। तो लोग बोले ये जो देश का संविधान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखी है वो अफेक्ट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस लॉ। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसके लॉ के अंदर कवर हो रहे हैं बट फिर भी आप यहां अप्लाई करें तो कर सकते हैं, बट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑल दैट यू कैन नॉट अप्लाई टू एनी सिविल कोर्ट। अगर करेंगे तो बाढ़ बोलेगा नहीं, उसकी पावर से ही नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली प्रोविजन मिले हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 220 रिट पिटीशन या एसएलपी 130, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है? ये इस्तेमाल करके अगर अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉर्मल तरीके से आप सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते एंड इट हैज टू बी गवर्न बाय। और आर्टिकल 32 भी रिट पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है, लेकिन वो क्यों नहीं बोला? बिकॉज दैट ओनली टॉक्स अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और यहां हमको फंडामेंटल राइट की बात नहीं करे इसलिए उसकी बात नहीं की। लेकिन आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को जो रिट पिटीशन लगती है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ राइट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, एनी राइट में तो ये भी आ जाएगा एंड दैट्स व्हाई। और आर्टिकल 136 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और उसमें पता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। एक दिन क्लास में किसी कॉन्टेक्स्ट में शायद यहां से कोई क्वेश्चन आया था, कहीं से आया था, तो मैंने डिस्कस किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री की। साहब उसको लगे जस्टिस नहीं हुआ तो उसकी स्पेशल परमिशन से आप एक बार और अप्लाई और वो परमिशन दे दे तो आपको एक मौका और मिल सकता है आपकी बात कहने का। वो क्या होगा क्या नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, बट कोर्ट कैन गिव यू वन मोर चांस इफ द कोर्ट फील्स दैट यू हैव नॉट बीन रेंडर्ड द जस्टिस टिल डेट, तो आपको एक मौका और दे सकता है। इसके साथ कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक लास्ट में फ्रेमवर्क ऑफ द कोर्ट देखिए क्या चीज है। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, ओवरऑल it divided into 5 parts. Part 1, 2, Part 3, Part 4, and Part 5. Part 1 is a preliminaries. होता है ना साहब, लॉ का नाम एंड डेफिनेशन ऑल दैट। पार्ट 2 डील्स विद द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, मतलब इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना एंड लिक्विडेशन। अगर नहीं रिजॉल्व तो क्या हुआ? वाइंडिंग अप लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन में सारे बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएंगे। पार्ट 3 कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी। किसका? इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? पार्ट 4 इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ आईपीए, आईपी एंड आईयू। अच्छा एक चीज रही, इन तीनों का रजिस्ट्रेशन आईबीबीए के पास होता है? होता है। आईपीए का रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन का? 201, यहां 207 और ये 210। ये सारे सेक्शन पार्ट 4 में फॉलो करते हैं। तो अभी थोड़ी पहले मैंने बताया, और ये से पार्ट 4 क्या है? रेगुलेशन, कैसे इनको रेगुलेट करना है एंड ऑल दैट। तो ये सारे सेक्शन यही फॉलो करते हैं। तो रेगुलेशंस के बारे में यहीं पे दे रखा है कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। एंड पार्ट 5 इज मिसलेनियस। पार्ट 5 उस दिन कंपनी चेक में याद है, चैप्टर 29 लास्ट चैप्टर मिसलेनियस याद है, जिसमें डोरमेंट कंपनी कंसेप्ट आया था। लास्ट में मिसलेनियस पार्ट 5, यहां पे चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं किया, पार्ट्स में डिवाइडेड। अच्छा आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा एज ए कंपनी सेक्रेटरी मेनली रोल किससे होता है? बॉडी कॉर्पोरेट्स और पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पोर्शन है। देखो ये तो थोड़ा मैंने वैसे ही बता दिया, ये थोड़ा बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है, मेनली ये। और इसमें भी पूरा नहीं, ओनली सम पोर्शन। और मैंने जितना आपकी बुक में दे रखा है स्टडी में उससे ज्यादा ही मैं बताऊंगा, ठीक है, उससे कम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन है इससे रिलेटेड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं। ये सब चीजें अपने आप लिंक हो जाती है। प्रिलिमिनरी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, अपने आप सेक्शन 3 बता दो क्या वहां से आ रहा है। रेगुलेशन बताई दिए साहब कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो पार्ट 4। तो मेनली आप पार्टनरशिप फॉर्म और इंडिविजुअल्स के प्रोविजन आपके सिलेबस में नहीं है, और इसमें भी सारा नहीं है, ओनली सम पोर्शन। एक और बात, आफ्टर दिस कोड हैज 5 पार्ट, इट हैज 11 शेड्यूल्स।
देखो एक्ट में कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस, डिवाइड 29 चैप्टर, देन 7 शेड्यूल्स, यहाँ 11 शेड्यूल्स है। अरे उस शेड्यूल में है क्या, यहाँ बता दूं, अलग अलग शेड्यूल में ये दे रखा है कि साहब इस लॉ की वजह से किस किस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए। तो वन शेड्यूल कंटेन द चेंजेस इन कंपनीज एक्ट 2018, another schedule contains the changes in Indian Partnership Act, another schedule contains the changes in the LLP Act, something like that। तो हमें सारे चेंजेस वहां से पता लगते हैं। वो 11 शेड्यूल्स में कुछ नहीं दे रखा कि साहब अलग अलग एक्ट्स में क्या चेंजेस आए, उस चेंजेस की डिस्क्रिप्शन वहां दे रखी है। इसका मुझे सारे अमेंडमेंट कहां से पता लग रहे हैं, जो अदर लॉज अफेक्ट हुए कहां से पता लग रहा है, फ्रॉम द 11 शेड्यूल्स विच इज गिवन इन द लास्ट आफ्टर 5 चैप्टर्स, आफ्टर 5 पार्ट वी हैव 11 शेड्यूल लिखा ना, 11 बैकअप के लिखा अमेंडमेंट टू डिफरेंट लेजिस्लेटिव डिफरेंट लॉज, क्लियर। ये और एक बात और लिखी हुई है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज फर्दर डिवाइडेड ईच पार्ट इनटू 7 चैप्टर। ये भी इसके भी 7 चैप्टर है, इसके भी 7 चैप्टर और इसके भी 7 चैप्टर है। पार्ट 2 जो मेन बीच के थे 1 और 5 तो ऐसे प्रिलिमिनरी और मिसलेनियस है, 2, 3, 4 2 के भी 7 चैप्टर्स है। अच्छा यहाँ उल्टा है, कंपनी लॉ इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, चैप्टर है द पार्ट्स, सम चैप्टर, सिमिलरली इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड हियर इट हैज गॉट द चैप्टर। Part 2 is divided into 7 chapter, Part 3 7 chapter, Part 4 7 chapter. Is that okay? Is that clear? एक और चीज, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने वाइंडिंग का टॉपिक पढ़ा था तो वॉलेंट्री वाइंडिंग का मैंने कहां से बताया था, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 2, याद है, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 2। मतलब पार्ट 2 के अंदर जो चैप्टर 5 है दैट इज ओनली वन सेक्शन, सेक्शन 59, वहां याद है बताया था मैं। और किसकी बात है, कंपनी की, कॉर्पोरेट पर्सन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर। अब देखो क्या होता है, ये सब को पूछेगा नहीं, लेकिन क्या होता है सब पढ़ने से हमें क्लैरिटी एग्जैक्ट क्या लॉ है सब पता लगता है, एग्जैक्टली कहां पे क्या चीज प्लेस की हुई, एक पूरी विजन, एक दिमाग में पूरी इमेज बन जाती है और उससे कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जैक्टली हमें पता है कि लॉ में क्या पढ़ रहे हैं। इधर क्लियर एवरीवन। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कंपनीज एक्ट में कई सारे चेंजेस आ गए 2013 एक्ट में बिकॉज ऑफ दिस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कई सारे चेंजेस आ गए, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ गए, लेकिन उन एक्ट को खोल के देखो उनमें कुछ चेंजेस नजर ही नहीं आते। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा मान ले कंपनी एक्ट में चेंजेस आए, वॉलंटरी वाइंडिंग सेक्शन स्क्रैप कर दिए, या तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट एक्ट आया होगा, आया ना, एक्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो कब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ, हैव यू हर्ड एनी अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट टू अमेंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? सुना है? नहीं। एक्चुअली तो कैसे हो गया, इन्होंने 11 शेड्यूल्स के अंदर जो डाला है इसी से हो गया। अच्छा दूसरी बात, यहां सेक्शन 238 है, वो क्या बोलता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट इसका है, इस लॉ का है। तो इन्होंने बड़ा स्मार्ट चेंज किया, इन्होंने बोला इतने सारे लॉज को अमेंड करने के बजाय सब यही डाल दो, इसका इंपैक्ट अपने आप वहां पे आ जाएगा। और इसमें क्या लिख दो, नॉट विथ स्टैंडिंग। तो एक्चुअली उन लॉज को छेड़ा नहीं गया, लेकिन ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ गया, वहां पे ऑटोमेटिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। एक्चुअली इसके लिए इन्होंने क्या अलग 11 शेड्यूल्स के अंदर सबके अंदर क्या कर दिया, अलग अलग 11 शेड्यूल में 11 अलग अलग लॉज के अंदर क्या क्या चेंज आए। इनकम टैक्स में भी चेंज है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। 11 के नाम तो आप जानते भी नहीं, ठीक है, कई तो आपने नाम ही नहीं सुने, आपके अभी काम के भी नहीं, फाइनल पढ़ोगे थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली यहां कर दिया और यहां कर लिया नॉट विथ स्टैंडिंग, काम हो गया ना अपने आप। क्या स्मार्ट तरीका, नहीं तो 11 लॉ को छेड़ना पड़ता है, सारे लॉ। एंड इसका इंपैक्ट कई बच्चों पूछा था साहब मुझे दिखा दो कोई पार्लियामेंट का अमेंडमेंट एक्ट जैसे कंपनी एक्ट में वॉलंटरी वाइंडिंग प्रोविजन स्क्रैप हुए, चुप। इंपैक्ट इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और इसकी वजह से अपने आप वो अमेंडमेंट बना ऑब्वियसली, क्योंकि इट हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। तो जरूरी नहीं कि हम सब चीज को छेड़े, हमने एक ही जगह से सब जगह इंपैक्ट डाल दिया। सो मैंने आपको स्ट्रक्चर सारा समझा दिया, अभी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू, ठीक है।